हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल आओ बहन बातें करें, जहां आप लोग शेयर करते हैं अपनी छोटी बड़ी पर्सनल उलझनें और मैं कोशिश करती हूँ उन्हें सुलझाने की जितनी भी मुझ में समझ है। और अच्छी बात यह है कि लोगों का फ़ायदा हो रहा है, लोग सॉर्टेड हो रहे हैं। तो चलो आज इसी उम्मीद में एक और एपिसोड शूट करने बैठी हूँ। एपिसोड 181 के जवाब आज देने वाली हूँ। काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, कोशिश करूँगी कोई ना छूटे। फिर भी अगर कोई रैंडम क्वेश्चन छूट जाए किसी वजह से तो पहले ही माफ़ी मांग रही हूँ, ठीक है। तो आज का एपिसोड शुरू करते हैं, आओ बहन बातें करें। फर्स्ट क्वेश्चन एक कंटिन्यूशन में है, एक पहले भी इनकी कहानी आई थी तो उसमें जुड़ा हुआ है ये। दी हबी अदर डिस्ट्रिक्ट में जॉब करते थे, तो सास के मरने के बाद ससुर ने रात को अपने कमरे में डेली आने को कहा था ड्रिंक करने के बाद, और बोला कि मेरे लड़के को मत बताना। काफ़ी तमाशा हुआ उसके बाद। हबी अकेले हैं, 4 नंदे हैं, मैरिड हैं। फिर भी हम हबी के साथ शिफ्ट हो गए अब हम, और ससुर से तब से कोई बात नहीं करती। लास्ट ईयर मैंने आपको बताया था बेटी के बारे में भी ससुर ने बहुत कुछ, और हम आपसे शेयर करती रही हूँ। बेटियाँ अब डिप्रेशन से ठीक हुई हैं। मैं सख्त ना होती तो पता नहीं क्या होता। हबी के सामने वो शांत बनते हैं। हबी उनके साथ घुलने मिलने को फोर्स करते रहते हैं। मेरा कभी मन नहीं करेगा, क्या मैं सही हूँ? आप बिल्कुल ठीक हो, और ऐसी चीज़ों में सेकंड थॉट लाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके और आपकी बेटियों के लिए जो बेस्ट था वो आपने किया, ठीक है। बाकी चाहने का क्या है? कोई अगर हमसे चाहे कि मैं अपनी गर्दन काट के तुम्हें खुश करने के लिए चढ़ा दूँ तो हम नहीं चढ़ाएंगे ना। हमारा मन होगा हम तब करेंगे। तो पति का अगर बिल्कुल इतना जानने के बाद भी है कि वो चाहते हैं, चाहते रहो। हम किसी की हर चाहत पूरी नहीं कर सकते। तो आपने बिल्कुल सही किया, इस चीज़ के लिए सेकंड थॉट लाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट, दीदी मेरी एज 45 है, वेट 75, हाइट 5'4" है, हाइपोथायराइडिज्म है, 75 mcg की टैबलेट लेती हूँ। जब भी एक्सरसाइज स्टार्ट करती हूँ फीवर हो जाता है, फिर एक्सरसाइज बंद करती हूँ। क्या मेरी बॉडी एक्सरसाइज के लिए नहीं है? कैसे फिट रहूँ? आप एक्सट्रीम एक्सरसाइज स्टार्टिंग में ही शुरू कर लेती होंगी, और ज़रूरी नहीं है वो दिखने में एक्सट्रीम हो, आपकी बॉडी नहीं ले पा रही है तो बहुत ही लाइट, या फिर वो भी नहीं हो रहा, स्टार्टिंग ब्रीदिंग एक्सरसाइज से करो। एक जगह बैठ के केवल अपनी सांसों पे काम करो, फिजिकल पे। उसके बाद जाओ धीरे धीरे, जब स्टेमिना सांसों का बनता है उसके बाद फिर आपकी मसल्स पे जाओ, है ना। जब जाके समझो कि कुछ स्टेमिना वाली बात या बहुत देर तक करने वाली, तो थोड़ा स्लो चलो, है ना। एक दिन करके बुखार आ गया फिर आपने हमेशा के लिए छोड़ दी, उससे बढ़िया ये है कि बहुत कम कर लो। 0.001% करना ठीक है, बजाय एक दिन हम सोचें 10 या 100 कर लें, ठीक है ना। तो स्लो चलो, पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइज ही करो मेरी सलाह में तो। नेक्स्ट, हेलो दी, मैंने पहले भी आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करी थी पर आपने शायद पढ़ी नहीं। बहन देखो, मैं सारी पढ़ती जा रही हूँ लाइन से, अगर किसी की छूट रही है तो वो अनइंटेंशनली है बिल्कुल। मैं एमएड बीएड बीटीसी हूँ, 24 साल शादी के हुए हैं। ससुराल से कुछ नहीं मिला क्योंकि जितना मेरी ही बड़ी सगी बहन के वो लालची हैं। मैंने मेंटल पीस के लिए सब छोड़ दिया, पर अब मेरे 2 बच्चे हैं। एक बेटा 19 साल का है, फ्री फायर बहुत खेलता है 12 घंटे। बहुत समझाने पर नहीं मानता, नाराज़ हो जाता है। उसको कैसे समझाऊं प्लीज़ बताना। मेरे हस्बैंड टीचर हैं, बाहर रहते हैं, मैं विलेज में रहती हूँ। सास ससुर वहाँ बहुत टॉक्सिक हैं। मैं हर काम में परफेक्ट हूँ, पति सपोर्टिव हैं। बेटे की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ। मैंने आरटीईटी, यूपीटीटी, सुपर टेट, सीटेट सब पास हूँ। प्लीज़ हेल्प मी। देखो, आपकी पढ़ाई आपकी नौकरी वो एक अलग मतलब मुद्दा है, और आपके बेटे का फ्री फायर खेलना वो एक अलग मुद्दा है। एक दिन में ये चीज़ लगती नहीं, लेकिन मैं मान सकती हूँ एज अ माँ होने के नाते, जो मैं देख रही हूँ बच्चों में, अपनी बेटियों में। अगर आपके बच्चे को एक बार किसी ने, कज़िन ने, किसी ने कोई एक ऐसी चीज़ इंट्रोड्यूस करा दी जो बढ़िया नहीं है लेकिन इंटरेस्टिंग है, और उस चीज़ को बच्चों के हाथों से छीनना ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। और उसमें अगर आप माइल्ड हैं, बेटा बाबू करके अपने बच्चे आपने पाले हैं, तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल हो जाता है। अब मैं तो भी एज अ टीचर स्ट्रिक्ट ही रही हूँ बच्चों के साथ। अपने डिसिप्लिन में मैंने नहीं शुरू से कोताही बरती, तो भी मुझे काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ रही है। जो इनको गेम इनके कज़न्स ने इंट्रोड्यूस करा दिए, कुछ भी है, या अपने साथ के अब स्कूल में बच्चों ने मिलवा दिए इन्हें कि ये होता है, तो उससे बचाना मुश्किल होता जा रहा है। अब एक टाइम तक ही मैं इन्हें कह पाऊँगी। 12 साल की हैं, जब ये 18 की होंगी कितना सुनेंगी मेरा, कितना नहीं।
सही बात है ना, मतलब बच्चा बड़ा हो रहा है, उसका अपना दिमाग है, उसको भी समझ में आता है कि भाई मेरी ज़िंदगी है, मैं भी कुछ फैसले लूँ, या इनकी नहीं सुनूंगा तो क्या ही हो जाएगा, एक चीज़ ये समझ में आने लगती है बच्चों को। तो फिर वो बहुत अपने आपके हाथ से बात काफ़ी हद तक निकल जाती है। तो आप बस सिर्फ उसको कह ही सकती हो, उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश ही कर सकती हो, उसके लेवल पे आके कहानियाँ सुना के आप कुछ उसे मोटिवेट ही कर सकती हो, आप उसको फोर्स करके रोक नहीं सकती, है ना। तो वो क्या कर रहा है, इस तरीके से आप कुछ, जो पेरेंटिंग पे स्पेशली वीडियो बनाते हैं ना, वो एग्जैक्टली क्वेश्चन तक बताते हैं। कई बार इंस्टाग्राम पे रैंडमली आ जाती है कि अपने बच्चे से ये पूछें या ये बताएं, आप उस तरीके की 20 25 50 वीडियोस देखो, कुछ ना कुछ आपके दिमाग में उस तरीके की बातें आएंगी कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ अपने बेटे से, है ना। तो कभी मैं भी अटकूंगी ऐसे, तो शायद मैं भी यही करूँगी, जब मुझे लगेगा कि मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुन रहे, समझ रहे और अपना गलत कर रहे हैं। तो पहले कोशिश आदमी खुद तरीके से समझाने की करता है, लेकिन नहीं समझ में आ रहा तो फिर हेल्प लेता है जो लोग इस चीज़ में एक्सपर्ट हैं, है ना। बीइंग अ टीचर, लेकिन ये है कि वो एज फोर्स करके आप नहीं करवा सकते कुछ भी बच्चों से, कह ही सकते हो बस अलग अलग तरीके से। बाकी अपनी पढ़ाई का ही है, सारे आपने क्वालिफिकेशन जो है वो कहना, जो अपीयर ये स्टेट वाले, मतलब जितनी पात्रता परीक्षा हैं वो आपने कर रखी हैं, तो जब भी जॉब निकलेगी उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पर रख के अपनी जॉब पकड़ना। नेक्स्ट, मैम मैं फ़र्स्ट टाइम बहुत सोचने के बाद कमेंट कर रही हूँ, लंबा हो गया बट प्लीज़ रिप्लाई करना। मेरे हबी का वर्क प्लेस अदर डिस्ट्रिक्ट में है, जब उन्होंने वहीं पर अपना 2 BHK फ्लैट EMI पर ले लिया तब वो मुझे अपने साथ ले आए, वो भी शादी के 4 साल बाद। यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि उनके साथ उनके सीनियर कलीग भी रहते हैं जो कि अनमेरिड हैं, कुछ मिनिमल रेंट पे कर देते हैं। हबी ने बोला था कि वो चले जाएंगे, मैं जो कुछ हबी के लिए बनाती हूँ उनको भी शेयर करती थी, खाना टिफ़िन नाश्ता सब कुछ मैं ही करती थी उनके लिए। बट मुझे आए हुए 7 साल बीत चुके, मेरा 4 साल का बेटा है जो यहीं पर हुआ है। अगेन मैं प्रेग्नेंट हूँ, मई 26 में डिलीवरी है। 1.5 साल पहले मेरे इन लॉज आए तो वो मेरे हबी को बोल के गए थे कि इनसे कह दो अपना इंतज़ाम कहीं और कर लें, अब तुम्हारी भी फैमिली हो गई। बट हबी ने अनसुना कर दिया। मैंने भी कई बार हबी को बोला कि उनको जाने को कह दो, तो हबी आउट ऑफ रिस्पेक्ट और सम वर्क प्लेस की वजह से कुछ कह नहीं पा रहे हैं, बोले कि उनको खुद ही समझना चाहिए और चले जाना चाहिए, मैं तो नहीं कह पाऊँगा। हबी के सीनियर्स की वाइफ्स ने भी मुझे बताया कि उनको लेकर हम लोगों के बारे में गलत बातें बोली गई हैं हमारे पीठ पीछे, तब से मेरे माइंड में टिक टिक चल रही है। मैंने लास्ट ईयर खुद जी कैड़ा करके बहुत पोलाइटली उनको सब बोल दिया था, बट वो अभी भी कुछ सीरियस नहीं दिख रहे। अब हम लोग क्या करें, ये बातें मेरे दिमाग से जा नहीं रही हैं। जो आप उनका खाना पीना करते हो ना भैया, अगर वो वैसे नहीं कहने को मान रहे, आप उसमें कमी करना शुरू कर दो कि तबीयत ख़राब है, नहीं हो पाता दो लोगों का मुझसे, या कुछ भी है, उनको अवॉइड करना शुरू कर दो। तो मतलब एक आदमी है ना, ये ऐसी कंडीशन हो गई कि थोड़ा सीनियर है, बदतमीजी करेंगे, खुल के धक्के मारने वाली बात तो है नहीं, आपके पति की नौकरी पे शायद बात आ जाएगी, लेकिन फिर भी कब तक झेलोगे, तो वही है फिर, है ना। तो आप उनके साथ बदतमीजी नहीं कर सकते, लेकिन अच्छा व्यवहार करना बंद कर सकते हो, सामान्य से थोड़ा बुरा भी कर सकते हो कि भैया ठीक है हमने बना दिया, इतना हमने बनाया था खा लिया। 2-4 दिन जब लगेगा कि यार यहाँ तो केयर ही नहीं हो रही हमारी, या कितना भी ढीठ हो, वो ढीठ हो चुके, सही बात तो यह है ना कि वो ढीठ हो गए, कॉमन सेंस से सोचते तो अब तक कब का हो ही जाता। तो ढीठ आदमी को निकालने के लिए तो भैया थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। तो बिल्कुल उनका जो ध्यान रखते थे वो तो ख़त्म कर दो, कम करते रहे और फिर ख़त्म कर दो, देखो फिर आगे क्या होता है, कब तक समझते हैं, डिपेंड करता है ना। या फिर दूसरा वो है कि भैया आपने EMI पे लेकिन लिया है, रेंट वो दे रहे हैं, आप बदल भी नहीं सकते। मेरे दिमाग में वो आ रहा था कि किराए पर है तो आप दूसरा ले लो, वो भी पॉसिबल नहीं है। आप यही करो कि उनकी केयर करना कम करो, ऐसे हो जाओ जैसे वो है ही नहीं, अपनी फैमिली में मगन रहना शुरू कर दो, अकेलापन फील होगा शायद तब चले जाएं। एक क्वेश्चन रिपीटेड आया है, एक क्वेश्चन फिर से आया है कि सेकेंड ईयर में बेटा है नहीं पढ़ता, अगेन मैं उस बारे में बात कर चुकी हूँ, है ना। इतने बड़े बच्चों को कैसे आप समझा सकते हो। नेक्स्ट, दीदी मेरी नंद छोटी छोटी बातों पर पुलिस बुला लेती है, अपनी सेफ्टी के लिए थाने में एप्लीकेशन दे दूँ क्या, क्योंकि अब मेरे ससुर भी एक्सपायर हो गए हैं, मेरी सास और ननद बहुत टॉक्सिक हैं, दोनों किसी से डरती भी नहीं है, कोई कहेगा जबकि हम ही अपनी सास का करते हैं, फिर भी बोलती है तू मेरा क्या करती है, छोटी छोटी बात पे अपनी बेटी को बताती है। तो आप अपनी सेफ्टी के लिए थाने में एप्लीकेशन दे दें,
देख लो भैया करके, अगर कार्टून परिवार है ये आपका, बात बात पे अगर वो पुलिस बुला रही है तो आपको भी अपनी सिक्योरिटी के लिए जो सही लगे आप कर ही सकते हो फिर। नेक्स्ट, मेरे मायके में 3 भाई भाभी हैं लेकिन सब मतलबी हैं, थोड़े मुंहफट हैं। बड़ा भाई शुरू से मेरे से लड़ता है क्योंकि मैंने उसकी शादी कराई, जबकि उसका अफेयर शादीशुदा दरकास्ट लड़की से था। इसी वजह से वो हमेशा लड़ता है। अब उसके 2 बेटियों के बाद बेटा हुआ जिसका मुंडन आदि कार्यक्रम होना है। मैं बाकी दोनों भाइयों के बुलाने पर गई हूँ, अपना दायित्व भी निभाया है, बट बुराई ही मिली। अब हस्बैंड कहते हैं वो नहीं जाएंगे, मुझे जाना है तो अकेले जाओ। बच्चे पढ़ाई के लिए बाहर हैं, मुझे डर लग रहा है फिर लड़ाई ना हो। अगर नहीं जाती तो ये कहा जाएगा मैं भेदभाव करती हूँ। इस पर भी वो लड़ेगा, मैं क्या करूँ, ससुराल में भी कोई नहीं है। तो अब ये है ना, अपने पति को फोर्स मत करो, आप जाओ, लड़ाई होगी भी तो मेंटली प्रिपेयर्ड होकर जाओ कि हो सकता है ऐसा। बाकी अपने पति को मत ले जाओ जो स्थिति और बिगड़े। नेक्स्ट, हाय मैम, नार्सिसिस्ट हैं जेठ जेठानी, समझ नहीं आता क्या करूं। फैमिली वालों को साथ बैठाकर बात हो चुकी है 3-4 बार, अब मैं थक चुकी हूँ। जेठ जी वही बात मानते हैं जो जेठानी बोलती है, सबको अपने हिसाब से चलाती है। सिस्टर इन लॉ और उनके हस्बैंड को मदर इन लॉ ससुर नहीं है, फुल टाइम फ़ोन पर बात करती रहती है। सिस्टर इन लॉ और उसके हस्बैंड को 23 साल हो गए जेठानी की शादी को। मैं मेरे हस्बैंड बिना बोले रिलेशन बनाना चाहते हैं, क्या करूं समझ नहीं आता। सभी लोग टॉर्चर करते हैं, मेरी हेल्थ भी ख़राब होती जा रही है। सभी लोग बोलते हैं जिसका पति नहीं उसका कोई नहीं, टोंट देते रहते हैं। मायके भी नहीं जा सकती, 3-4 बार जा चुकी हूँ। भाभी अच्छी नहीं है, बहुत परेशान हूँ। देखो ये ना एक कर्म भूमि है ससुराल। आप यहाँ से अगर छुप के बच के निकल के सोचो कि हम अपने मायके चले जाएंगे या कहाँ जाएं, या हमारी नहीं चल रही तो हम कैसे सरवाइव करेंगे, हम अपने कमरे में घुसे हुए हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो देखो ये चीज़ें आपको कहीं नहीं पहुँचाएंगी। ये आपके कर्म भूमि है, आपको इसको जीत के ही जाना होता है। कोई भी अनर्गल तरीके से आपको अगर दबाने की कोशिश कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, ठीक है ना, तो बिना बदतमीजी करे, लेकिन आप अपने आप को मत खो, कभी भी मत खो। ठीक, कोई नहीं पूछ रहा, यही तो होता है कि आपको अवॉइड कर रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, करने दो। आप अपने आप में जिस दिन अकेले मस्त रहना सीख जाओगे, सबसे पहली क्वालिटी यही सिखानी चाहिए जब शादी करके लड़की जाती है ना, कि बेटा देख कोई पूछे ना पूछे, लेकिन तू अपने आप में अपने लिए काफ़ी है। जब हम अपने लिए काफ़ी हो जाते हैं ना, हम खुद खुश रहते हैं, तो फिर हमें दूसरे की अगर ज़रूरत नहीं है तो ऑटोमेटिकली दूसरे लोग आ भी जाते हैं। और जब हम देखते रहते हैं, हेल्प मांगते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, तो कोई नहीं आता, क्योंकि उनको दिखता है कि गरज इसकी है। तो जेठानी की चल रही है, होल्ड है, सिस्टर इन लॉ, ये वो, तू रख ले सबको जेब में। मेरी सांसें, मेरा दिमाग, मेरा व्यक्तित्व, वो तो मेरा है ना, मैं उसे कंट्रोल करने दूंगी नहीं दूंगी। और दूसरी बात, जिसका पति नहीं है उसका कोई नहीं है। फैक्ट भी, हम जिसके लिए आए थे, जिसके पल्ले से बंध के आए, अगर वो ही हमारी कदर नहीं कर रहा, ऑब्वियसली चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी हमारे लिए। लेकिन फिर भी अगर हम ये मान के चले कि पति भी उनके परिवार में ही तो है, उनका हिस्सा भी, मेरे से पहले रिश्ता उसका अपने परिवार के साथ है, वहाँ बॉन्डिंग ज़्यादा है, मेरे से नहीं बन पा रही अभी, ठीक है, तब भी मैं यही कहूँगी कि भाई अपने आप के साथ आप खुद तो खड़े रहो, अपने ऊपर काम करो, अपने साथ खुश रहना सीखो, बिना किसी की मदद के, बिना किसी के सपोर्ट के भी आप अपने आप में संपूर्ण हो, ये विश्वास अपने अंदर हमेशा बनाए रखो। और आज की बात नहीं है, पूरी ज़िंदगी बनाए रखो। किसी का होल्ड है, कुछ है, भाड़ में जाए। होल्ड बदलते भी हैं, और अक्सर जो जिठानियों के होल्ड रहते हैं ना घर में, यूं आपको पता भी नहीं चलेगा। एक टाइम के बाद एक वो होता है 10-12 साल का, एक क्या ना, राज का टाइम आता है, और जब उनका गिरता है ना, डाउनफॉल होना शुरू होता है ना, उन लोगों का कुत्ता भी नहीं पूछता ऐसे लोगों को, क्योंकि जो मैनिपुलेट करके फैमिली को इधर उधर से जोड़ते हैं ना, कुछ नहीं होता उनका। जिनके साथ पूरे मैनिपुलेशन करा होता है, एंड में पड़ रही होती है उनको गालियाँ, ऐसे भी केस हैं। उनका ना कोई करेगा ना कुछ होगा, और सारी ज़िंदगी वो जिस गुमान में रहे कि मेरी मुट्ठी में सब कुछ है, कुछ नहीं बचता। तो बिल्कुल मत वो मानो अपने को छोटा है, या मेरी कोई चल नहीं रही, कुछ नहीं, नहीं चलानी हमें, क्या है, या सरकार चल रही है, हमें सिर्फ सुकून से अपना जीवन बिताना, वो हम अकेले बिता सकते हैं। कर लो तुम चाहे पे जो तुम्हें करनी है, थोड़ा सा ढीठ हो जाओ बस, लाइफ आसान हो जाएगी बस। नेक्स्ट, मैम मैं वर्किंग हूँ, जब बच्चे हैं और हम 2 रहते हैं तो मैं ज़्यादा काम कर लेती हूँ, हम पति पत्नी खुश रहते हैं। सास ससुर के आते ही मेरा और हस्बैंड का मूड ऑफ उनकी हरकतों से, जैसे ससुर के आगे पोछा लगाना और भी काम करना, फिर ससुर जी का टॉन्ट, यहाँ रहना है तो काम करना पड़ेगा, मुझे बुरा लगता है। काम भी बहुत फैलती है, नंद को बना बजा कर भेजना, लोड मुझ पर डालना,
जेठानियाँ बोलती भी नहीं उनसे, मैं क्या करूँ। देखो उनका मुंह है, वो कह रहे हैं, आपके कान है, आप सुनो जितना आपसे सुना जाए। अंदर दिमाग पर असर उतना लो जितना लिया जाए। किसी को भी ना इतना सीरियसली लेने की ज़रूरत होती नहीं। एक आदमी बुरा बोल रहा है या टोंट मार रहा है या कुछ भी ऐसा कर रहा है जिससे हमें बुरा लग रहा है, वो क्यों कर रहा है, कभी मोटे दिमाग से ही सोचा करो। वो इसीलिए कर रहा है कि आपको परेशान करना चाह रहा है, आप परेशान हो रहे हो, तो जो उसने चाहा वो हो गया। तो अगर आपको उसकी बैंड बजानी है तो जस्ट वो जो एक्सपेक्ट कर रहा है, जो वो चाह रहा है, आपको उसका अपोजिट काम करना है। वो चाह रहा है कि परेशान होए, ये किल से रोए मरे, हम वो उसका उल्टा कर रहे हैं, हमें फ़र्क ही नहीं पड़ रहा बस। तो उसने जो चीज़ गंदी तरीके से बोल बोल के अपने पाप कर्म कहीं ना कहीं बढ़ा के दूसरे को दुख देने के लिए उसने बोली, हमने सिर्फ रिएक्ट ना करके उसकी सारी अपने मन की भड़ास भी निकाल ली और उसके प्लान पे पानी भी फेर दिया और अपने कर्म भी खराब नहीं करे। हमने तो पलट के किसी को कुछ कहा नहीं, है ना। बस हमने अपना रिएक्शन कंट्रोल कर लिया। तो बस अपना रिएक्शन कंट्रोल करना सीख जाओ कि हर एक को रिएक्शन देना, हर एक की बातों को सीरियसली लेना। मैंने वुमेंस डे पे इसीलिए तो भेजी थी कि बातों को दिल पे लगाने से अच्छा आईलाइनर और लिपस्टिक ढंग से लगाना सीख लो, तो ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी रहेगी, ज़्यादा खुश रहोगी। तो वो बात मजाक की नहीं है, वो फैक्ट है, उसको उतारना है हमें अपनी लाइफ में। नेक्स्ट, दीदी मेरी 7 साल की डॉटर है, वो सुबह के 6 बजे स्कूल जाती है, स्कूल 8 बजे का, छुट्टी 2 बजे हो जाती है। वैन में फिर 2 घंटे घूमती है, वो भी सेकंड क्लास में। इतना लंबा टाइम बैठे रहने की वजह से उसकी बैक झुकने लगी है। डॉक्टर ने भी यही बताया। मैं स्कूल चेंज कराने को 3 साल से बोल रही हूँ, लेकिन ससुराल वाले ज़रा भी नहीं सुनते, उल्टा हस्बैंड को भड़का देते हैं, इसे बोलने दे। ज़्यादा बोलती हूँ तो बोलते हैं स्कूल बहुत अच्छा है, तो मैं बोलती हूँ दूसरे घर भेज दो जहाँ एडमिशन के टाइम रहते थे वो स्कूल के पास में है, तो इग्नोर करते हैं, ऐसा दिखाते हैं जैसे उन्हें सुन ही नहीं रहा। मैं इसलिए दूसरा बच्चा भी नहीं कर रही हूँ, प्रेग्नेंट हूँ, अबॉर्शन भी नहीं करने दिया। दूसरा बच्चा भी सेम यही सफ़र करेगा, मैं सोच सोच कर पागल हो रही हूँ। देखो ऐसा थोड़ा सा तो वो लोग ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा आप, ठीक। देखो बच्चे का जो मतलब पोस्चर बिगड़ रहा है या कुछ भी है, अगर आप अभी उसको थोड़ा बहुत इस मामले में बचा भी लोगी, वो और 1-2 साल बाद यही स्थिति होगी कि उसे लंबा टाइम बाहर बिताना ही पड़ेगा, बैठ के बिताना पड़ेगा। ये चीज़ ना कॉमन होती जा रही है हम लोगों के लाइफस्टाइल में। तो थोड़ा सा तो देखो उसके खाने पीने का जो आप ध्यान रखते हो वो तो है ही, किसी भी टाइम थोड़ी सी उसकी स्ट्रेचिंग वगैरह पे ध्यान दो, थोड़ा सा सीधे बैठने पे ध्यान दो। बाकी रही बात ये कि भैया मैं माँ हूँ, मुझे दिख रहा है मेरे बच्चे का लॉन्ग टर्म नुकसान हो रहा है, फैमिली वाले पैं करते रहें, फिर मुझे जो करना है मैं तो करके छोड़ूंगी। सीधी बात, मुंह बनेंगे बना लो, चिल्लम चिल्ली करोगे कर लो। आपके पास एक सेफ्टी पॉइंट है कि भैया मैं माँ हूँ, मुझे दिख रहा है मेरे बच्चे का नुकसान हो रहा है, तो टेक्निकली आप गलत नहीं हो। एक माँ अगर अपने बच्चे की भलाई के लिए कोई कड़वा डिसीजन लेती है जिससे बाकी फैमिली वालों के पतंगे लग रहे हैं तो लग जाएं, उस माँ को दुनिया भी गलत नहीं कहेगी, क्योंकि एंड में यही आएगा कि भैया बीइंग अ मदर उसने फैसला लिया। तो अगर आपको लग रहा है स्कूल बदलना ये ऑप्शन है, घर बदलना, फैमिली को सबको साथ लेके जाना है, लेकिन स्कूल बदलना ये एक ऐसा डिसीजन है आप अकेले भी ले सकती हो। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है बस, अगर आपको लगता है कि इस प्रॉब्लम का हल इससे है, ठीक है। नेक्स्ट, हेलो मैम मैं आगरे से हूँ, मैं मेरी शादी के बाद कोई त्यौहार नहीं देती माँ, मेरे भाई को भी मना करती है। मैंने साड़ी उनकी पसंद से की थी शादी, फिर भी उन्होंने मुझसे और मेरे पति से कोई रिश्ता नहीं रखते। मेरी माँ उल्टा उल्टा बोलती है मेरे पति के बारे में सभी रिश्तेदारी में। आप बस वहाँ से जयराम जी की कर लो अपने मैके से, फालतू इमोशन सब वहाँ पे वेस्ट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है अगर मेरी सलाह मानो तो। नेक्स्ट, हेलो दी नमस्ते, मेरी माँ नहीं है, मैं मैरिड हूँ, मेरे पापा हैं और मैं अपनी सिस की शादी अपने रिलेटिव्स में करवा दी। पहले तो वो लोग मीठी बातें करके अपनी बातों से फंसा लिया शादी करने के लिए, अब मेरी सिस को मुझसे ही बात नहीं करने देते और मेरी बहन को मेरे ही खिलाफ, मेरे पति के खिलाफ भड़काते हैं। वो मुझसे बात नहीं करती। अब 4 मंथ हुए शादी को, अभी मैं अपनी सिस को बहुत प्यार करती हूँ, वो मेरी कोई भी बात नहीं सुनती, ना वो चेंज कर दिया है नंबर भी। पापा बीमार रहते हैं इसलिए उनसे कोई बात नहीं बताते हम लोग। अब मेरे पति भी बोलते हैं जब वो बात नहीं करना चाहती तो कभी फ़ोन मत करना। छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत गलतफहमी भर दी मेरे खिलाफ, क्या करूं? उसके बिना अच्छा नहीं लगता, कहीं मन नहीं लगता। आपके पति सही राय देते हैं, आपका मन वहाँ पर अटका हुआ है, लेकिन अब आपकी बहन बदल चुकी, अब आपका प्यार वहाँ काम आएगा कि बीत जाने दो ये समय, फालतू में अपना सेल्फ रिस्पेक्ट गंवा के उसके पैरों में तो आप गिरोगे नहीं।
ठीक है। लेकिन कभी अगर उसको रियलाइज़ हो या वो भी ऐसा फील करे कि मुझे अपनी बहन की याद आ रही है, तो उस दिन आप पुरानी बातें पकड़ के मत बैठना कि भाई तू तब से क्यों नहीं आई, ये वो। तब खुले दिल से उसे स्वीकार कर लेना। एक झटके में, 1 मिनट की मुलाकात में आपकी सारी गलतफहमियां ख़त्म हो जाएंगी। तब तक के लिए जस्ट वेट एंड अपनी फैमिली में ध्यान लगाओ। नेक्स्ट, सुनीता जी 6 घंटे में नींद पूरी नहीं होती, आप कैसे कर लेती हो? बहन, बड़ी कठिन तपस्या है, क्योंकि मैं उनमें से थी लड़कियों में जो 12.5 घंटे सो के भी मतलब कह सकती थी कि ओ मम्मी मुझे नींद आ रही है। बहुत ज़्यादा सोती थी मैं, बहुत ज़्यादा। और शायद कहते हैं सांसें, खाने के गस्से, इसी तरीके से शायद नींद भी ना भगवान ने घंटे गिन के दी हमें। तो मैंने शायद एक्सट्रीम पूरी कर ली है, क्योंकि जब शुरू में मम्मी मुझे उठाया करती थी तो मैं हमेशा भैया की बराबरी करती थी कि भैया भी तो नहीं उठ रहा, तुम मुझे क्यों उठाती हो, वो भी तो 10 बजे तक सोता है। मैंने एक बार मम्मी को पलट के जवाब दे दिया था, मुझे याद नहीं मैं किस एज में थी, लेकिन उसके बाद ये याद है कि मेरी माँ ने मुझे कभी उठने के लिए ना आवाज़ लगाई, ना कभी वो चिल्लाई, ना उन्होंने कभी ये कहा कि तू देर से क्यों उठती है, ये कैसे करेगी अपने काम। उन्होंने मुझे मेरे ऊपर छोड़ दिया। फिर मैं देर से उठूं, मेरे काम पूरे ना हो, मैं कहीं लेट हो जाऊं, कुछ है, अगर स्कूल जाने के लिए मैंने उनसे बोल दिया कि मम्मी इतने बजे उठा देना, तो वो उठा देंगी। अगर मैंने नहीं बोला तो वो नहीं उठाती थी, चाहे मैं 11 बजे तक सोती रहूँ, केवल उस एक जवाब के बाद कि मुझे जवाब नहीं लेने। यही मैं आपसे कहती हूँ कि जब भी आपका बच्चा आपसे बदतमीज़ी कर जाए ना, आप माँ हो, आप उसको सीधे बोलने के लिए बोल सकती हो कि भाई मैं नहीं लूँगी ये चीज़। तो मेरी माँ ने वही मतलब मेरे साथ तो किया, उन्होंने ये चीज़ फॉलो कि भैया ठीक है तू कर ले भैया की बराबरी। उन्होंने बस उस दिन ये बात मेरे को पलट के बोली थी कि कर ले भैया की बराबरी, जब अपने आप जिम्मेदारी पड़ेंगी अपने आप तुझे समझ में आ जाएगा। और आज मुझे याद आती है वो बात कि जब जिम्मेदारी पड़ती है आपको खुद समझ में आ जाता है आपको कितने घंटे की नींद लेनी है, कितना खाना है, कितना क्या करना है। और यहाँ आने के बाद भी, शादी के बाद भी मम्मी पापा थे, सास ससुर, मतलब पूरी जिम्मेदारी वही अपना लेके चल रहे हैं, हमारी गृहस्थी ये वो, हम तो सेकेंडरी थे, हमारी कोई ना ज़्यादा वैल्यू ना जिम्मेदारी। तो फिर ये था कि यहाँ पर भी मेरा नींद का पैटर्न बहुत मुश्किल से बहुत 1-2 घंटे कम हुआ था बस। अब वो इनफ नहीं था, बहुत मतलब इस पे सीन हुए थे कि बहुत ज़्यादा सोती है। अच्छा, उसके बाद भी अब जब जैसे ही हम अलग हुए हैं, जो करना है मुझे ही करना है, अगर मैंने कोई कटोरी यहाँ छोड़ दी तो वो यहीं मिलेगी मुझे। जब ये वाली गृहस्थी आप संभालने लगते हो ना, फिर आप अपने आप आपको पता है कि अगर इतने बजे नहीं उठे तो काम पूरा नहीं होगा। ऐसे कर करके थोड़ी नींद कम हुई, दोपहर की नींद छोड़ी, दोपहर में मैं हमेशा सोती थी और बेहोश सोती थी, वो छोड़ी। उसके बाद धीरे धीरे करते करते यहाँ पर आए। अब ये है कि 6.5 घंटे की नींद मेरे लिए इनफ होती थी। अब जब यूट्यूब का काम बढ़ा, धीरे 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 वो भी 6 घंटे पे आ गई। और आप अगर मोटिवेशनल स्पीकर इस तरीके के जो प्राइवेट सेक्टर में देते हैं ना, उनकी बात सुनो। वो कई लोग कहते भी हैं, मैंने कई बार सुना है कि ये एक भ्रांति है कि 8 घंटे की नींद आपको ज़रूरी है। आप 6 घंटे की नींद में बाकी के 18 घंटे काम कर सकते हो, कर सकते हो, आप मरोगे नहीं उससे। बाकी मैंने आपको बता ही दिया था कि 3 दिन के मेरा इस वो होता है कि 3 दिन अगर मैं 6 घंटे या उससे भी कम हो जाते हैं नींद जमा होती है, मेरे को पता चल जाता है, तो मैं सब एक तरफ किनारे रख के 1-1.5 घंटा अपना सो लेती हूँ बीच में, किसी भी टाइम जब मुझे मौका लगता है, हो गई नींद पूरी। तो ये केवल एक प्रेशर है, मैं सबको नहीं कह रही कि आप 6 घंटे ही सो, लेकिन हाँ, अगर आपके पास काम है करने के लिए, अपने सपने पूरे करने के लिए, आपको लगता है कि आपके डेली की जो जिम्मेदारियां हैं वो करते करते ही आपके दिन के घंटे पूरे हो जाते हैं, तो आप सो नहीं पा रहे, इस वजह से आप कैसे करोगे काम, है ना। मतलब कुल मिला के अगर आपको आपके काम के घंटे कम पड़ रहे हैं तो वो एक्सट्रैक्ट करने हैं और ज़रूरी काम आप छोड़ नहीं सकते कोई, तो फिर वो एक्सट्रैक्शन केवल वही है कि जो नींद हम 8-10 घंटे की ले रहे हैं वहाँ से खींचे जाते हैं। तो जिनको अपनी लाइफ में कुछ आगे बढ़ना है, कोई चीज़ करनी है, अपनी जिम्मेदारियां भी नहीं छोड़नी, लेकिन नहीं कुछ तो करना है, तो वो ऑटोमेटिकली जगने लगते हैं। किसी को भी उठा के देख लो आप, मुझे नहीं, किसी का भी एग्जाम्पल देख लो, जो भी किसी भी फील्ड में कुछ अच्छा कर रहा है ना, वो अपने घंटे नींद में से ही निकाल के पूरा कर रहा है। देखो, आराम और सफलता दोनों एक साथ नहीं मिलते, करना होता है आपको, लेकिन जब सफल होते हो तो फिर अच्छा भी लगता है, फिर लगता है कि वो नींद जस्टिफाई थी अगर हमने खोई तो। और अब फ़र्क नहीं पड़ता, जब तक आदत नहीं पड़ती तभी तक की बात है, फिर नहीं पड़ता फ़र्क। नेक्स्ट,
सिस्टर मैं कुछ करना चाहती हूँ, बाहर नहीं जा सकते। आई एम यूट्यूब चैनल बनाया, एक चैनल ख़राब हो गया, ये दूसरा ये भी ग्रो नहीं हो पा रहा। पति खर्चा तो देना दूर, घर खर्च भी खुद से करते हैं, कब तक डिपेंड रहूँ। देखो यूट्यूब चैनल शुरू करना, मैं हमेशा कहती हूँ चैनल शुरू करने में 5 मिनट का टाइम लगता है। अगर आपको यहाँ पर आना है, ढंग से काम करना है, पैसे कमाने हैं, तो अपने कंटेंट को बारीकी से देखो कि आपके कंटेंट को अगर कोई रैंडम आदमी देखता है जो आपको नहीं जानता, जिसको आपकी पर्सनल लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई रैंडम आदमी देखता है, तो उसमें ऐसा क्या है जो उसको हुक रखेगा, क्या स्पेशलिटी है आपकी जो आप शेयर करने वाले हो। क्योंकि जब चैनल में कंटेंट होता है, कुछ भी स्पेशल चीज़ होती है जो लोगों के काम की है। देखो टाइम आजकल किसी के पास नहीं है, उनके कुछ काम का होगा तो वो देख लेंगे, उनके काम का नहीं होगा वो नहीं देखेंगे, सीधी सी बात है ना। चाहे वो काम उनका एंटरटेनमेंट हो या नॉलेज गेन करना हो, जो भी वो सोच के बैठे हैं वो उनका उद्देश्य पूरा हो रहा होगा तो आपका कंटेंट देखा जाएगा, नहीं तो नहीं, सीधा सा हिसाब है। तो अब अगर आपको उसमें कुछ करना है तो पहले अपनी स्पेशलिटी ढूंढो, नहीं है तो बनाओ, उस स्किल पे पहले काम कर लो, 2 महीने 3 महीने 4 महीने, साल 2 साल, जब आपको लगे कि हाँ मेरी कमांड बन गई इस चीज़ पे, तब आओ यूट्यूब पे, एंड देन आपका चैनल ग्रो होगा ही होगा। क्योंकि इतने लोग यूट्यूब देखते हैं, देखेंगे, उनके मतलब का कुछ होगा तो, है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग चैनल बनाने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, ये नहीं सोचते कि उसके बनाने के बाद हम दिखाएंगे क्या, या फिर हमें जो अच्छा कर रहे हैं जिनके चैनल, उनको देख के लगता है करी क्या रही है, यही तो कर रही है, ये तो मैं भी कर लूँगी। लेकिन जो वो दिखा रहे हैं हमें वो दिख रहा है, लेकिन वो जब ग्रो हुए थे या फिर वो जो दिखा रहे हैं हम कैसे देख रहे हैं वो अलग चीज़ है। उन्होंने क्रिएट करते टाइम हमारी वीडियो में भी वैसी वाइब आई नहीं आई, वो हम मिस कर जाते हैं। किसी की पूरी नकल करोगे तो भी मुश्किल हो जाएगा ग्रो होना, कुछ ना कुछ यूनिक होना चाहिए तो हो जाएगा। तो किसी के सपोर्ट में देखो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो चैनल की स्टार्टिंग में जिनको फैमिली सपोर्ट मिलता है। ज़्यादातर आपको यूट्यूबर यही कहते मिलेंगे कि शुरू में कोई सपोर्ट नहीं करता था और वो भी पैसे नहीं खर्च करते, लेकिन फिर भी अगर जान है कंटेंट में तो यूट्यूब खुद सपोर्ट इतना कर देगा कि आपको उठा देगा वो, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग ही गलत है कि भैया पहले चैनल बना लो फिर हम सोचेंगे क्या है। अपने वीडियोस में कमी देखो क्या है, क्यों नहीं वो हिट कर रहा, यूनिक व्यूअर मतलब क्यों नहीं आ रहे उसमें। सिंपल है, उस वीडियो को ये देख के सोचो कि मैंने इसमें, अगर मेरे को नहीं पता होता है किसका है तो इसमें कुछ मेरे मतलब की चीज़ थी, अगर नहीं थी तो डालो, कुछ ना कुछ अच्छा होएगा फिर। नेक्स्ट, हेलो मैम, सास नहीं रही मेरी ननद और हबी प्रॉपर्टी एंड मनी के बारे में जब बातें करते हैं तो मैं भी सुनती हूँ। आई नो आई एम टेक्निकली राइट एज आई एम ऑल्सो मेम्बर ऑफ फैमिली, बट सिस्टर इन लॉ डजेंट लाइक इट, डोंट नो वाई। इस चीज़ को मुझे कैसे टैकल करना चाहिए, उनको क्यों बुरा लगता होगा जब मैं भी डिस्कशन सुनती हूँ। तो अगर उसको बुरा लग भी रहा है, एक और क्वेश्चन है, माई सिस्टर इन लॉज हैज़ ऑलरेडी टेकन लॉट्स ऑफ गोल्ड कैश एंड सम प्रॉपर्टी व्हेन पेरेंट्स वर अलाइव एंड नाउ व्हेन पेरेंट्स आर नॉट अलाइव दे वांट शेयर from property and house as well. Do you any way so that all siblings can get the equal shares as they already have taken a lot from before, which golds and cash are not really registered as being inherited. तो आपकी जो नंद है वो लालची है और उसको दिख रहा है कि मेरे मायके में प्रॉपर्टी है और वो ज़्यादा से ज़्यादा खींचना चाहती है अपनी तरफ। सिंपल। तो ऐसे तेज आदमी के साथ थोड़ा सा तेज ही बनना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो शादी में दिया ये वो आप कानूनी तौर पे या तो किसी लॉयर से डिस्कस कर लो कि क्या इसका कानूनी प्रावधान है, लेकिन जो शादी में दिया गोल्ड वगैरह ये वो सब अलग ही होता है। और फिर जो प्रॉपर्टी रहती है मकान दुकान उसमें मिलता है बराबर का शेयर लड़कियों को, ऐसे ही होता है। अब कानूनी भी यही है या क्या है ये मुझे नहीं पता, इतनी डिटेल में मैं कभी गई नहीं किसी के मुद्दों में। तो आप इससे लीगल एडवाइस कर लो या गूगल पे भी सर्च कर लो, ये चीज़ें तो गूगल पे भी मिल ही जाएंगी आई थिंक। नेक्स्ट, हेलो मैम, मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं, मैं अलग ऊपर रहती हूँ। मेरी सास मुझे शादी की चढ़ाई हुई ज्वेलरी भी नहीं देती। अब नंद की शादी है, वो मुझसे एक सूट के रुपए दे रही है, शादी के लिए मैंने नहीं लिए, मैंने मना किया, मेरी शादी की ज्वेलरी नहीं देते तो ये भी मैं नहीं लूँगी। मेरी बड़ी नंद बोली कि यह ज्वेलरी अपने माथ साथ होगा, साथ लेके जाएगी। शादी में भी अब ज्वेलरी नहीं दे रहे, ना किसी शादी के प्रिपरेशन में इन्वॉल्व किया, लेकिन अब लोगों को दिखाने के लिए अच्छे से बात करेंगे,
सब क्या मुझसे शादी में जाना चाहिए? मेरे हस्बैंड भी कुछ नहीं कहते, वो शादी की हर चीज़ में साथ हैं अपनी फैमिली के। देखो, या तो जब सारे मेहमान जमा हो जाएंगे ना, जब मांग लेना एक बार सबके सामने गोल्ड, देखो तब क्या होता है ना। बाकी ये नहीं दे रहे तो मैं वो भी नहीं लूँगी, ये नाक लगाना बंद कर दो, जो मिल रहा वो ले लो, ठीक है। शादी में वो कितना भी मीठा बोले, काम वाली बनने की जरूरत है नहीं, रहो साइडेड ही। और जब सारी बिरादरी रिश्तेदार सब बैठे हो ना किसी दिन शादी के टाइम पे ही, जब हो 4-6 जने और, तब सबके सामने कहना, अरे मम्मी वो निकाल के दे दो यार, शादी है घर की, अब भी नहीं पहनूंगी क्या? ऐसे उनको बीच में कभी डालो ऐसी स्थिति में, तब देखो क्या कहती हैं। अच्छा हाँ, ये जो पिछला गया था कि नंद वो है, वो सब वो तो हो गया कि हिस्सा उसका बनता है मेरे हिसाब से। लेकिन वो कीजिए, आप अगर बैठती हो फाइनेंशियल मुद्दों में तो उसको बुरा लगता है, आप कैसे टैकल करो? आपको टैकल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ बैठी हूँ, मुझे बैठना ज़रूरी लग रहा है और टेक्निकली भी मैं राइट हूँ, तो किसी का मुंह बन रहा है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना ना, आप उसकी शक्ल देखो कि उसको बुरा लग रहा है भला लग रहा है, आपको बैठना। कोई आपको मुंह से मना नहीं कर रहा कि उठ जा, खड़ी हो जाए, या चुप नहीं हो रहा, बैठो, मत देखो उनका मुंह। नेक्स्ट, हेलो मैम, मैं एक टीचर हूँ, मेरा एक टीचर एमडीएम से ज़्यादा अटैचमेंट हो गया स्कूल में, अब वो मुझे किसी और टीचर से बात करने नहीं देती। टीचर मैडम से, मेरा एक टीचर मैडम से ज़्यादा अटैचमेंट हो गया स्कूल में। इतनी ख़राब स्पेलिंग एक टीचर की, मतलब एक आध तो हो जाती है, चलो हो गई, इतनी ख़राब। अब वो मुझे किसी से टीचर से बात करने नहीं देती, मुझे बांध के रखना चाहती है। जब मैं दूसरों की हेल्प करती हूँ तो वो बहुत गुस्सा होती है, मेरे से बातें नहीं करती, दिल परेशान हो जाता है, प्लीज़ दीदी हेल्प मी। तुम उससे बात करना ही बंद कर दो, आज़ाद हो जाओ। टीचर ही तो है साथ की, बदल जाते हैं यार। नेक्स्ट, मैम मेरी बेटी 12 साल की है, अभी पीरियड नहीं है, उसे स्कूल में समझाया जानती है, लेकिन मैं पहली बार कैसे डील करूँगी समझ नहीं आता। छोटे भाई से लड़ती है, चिड़चिड़े करने लगी है, पढ़ाई से भी दूर दूर से हो रही है, क्या करूँ? उसका टाइम चल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन का, और किसी भी दिन उसके साथ ये चीज़ शुरू हो जाएगी। तो उसमें यह है कि भैया अब उसको बेसिक क्या बताना, वो उसको स्कूल में बता दिया है, आपकी एक हेडेक ख़त्म। बाकी आप कैसे डील करोगी वो इतनी बड़ी बात नहीं है, प्रकृति ने ऐसा मतलब बनाया है इंसान को। जब वो चीज़ होगी वो अपने आप, आपको सिर्फ हल्का सा गाइड करना है कि क्या कैसे कहाँ, बस वो खुद ही कर लेगी। हर कोई अपने आप ही करते करते समझ में आता है कि अच्छा ये करना ठीक रहा, ये इतना प्रेशर मत लो, दुनिया की पहली लड़की नहीं होगी ना वो, तो आराम से रहो, चिल मारो। आप रिलैक्स रहोगी तो वो भी रिलैक्स रहेगी। आप इतने हाइपर हो जाओगे, कैसे करूँगी कैसे करूँगी, तो नहीं होएगी। नेक्स्ट, हेलो दी, मेरे हस्बैंड अलग सिटी में रहते हैं, मैं इन लॉज के साथ। मेरा देवर हर दूसरे दिन ड्रिंक करके गाली गलौज करता है, गंदी गंदी गालियाँ निकालता है, मुझे तो कुछ नहीं बोलता बट बकता रहता है। मेरा 2.5 साल का बेटा है, वो ये सब देखता है, मैं उसे लेकर रूम में आ जाती हूँ, सास ससुर उसे डांटते रहते हैं। मेरा दम घुटता है देख देख के। हस्बैंड साथ नहीं रखना चाहते, बोलते हैं मम्मी पापा को परेशानी होगी काम की। मैं स्टक सी हो गई हूँ, मेरे यहाँ मन नहीं लगता। अड़ जाओ फिर इस चीज़ पे। अगर सास ससुर इस लायक हैं कि बना खा सकते हैं तो अड़ जाओ कि भैया सास ससुर के चक्कर में बच्चे का नाश हो रहा है, मैं भी अलग रह रही हूँ तुमसे, तो नहीं अच्छा लग रहा। जब अड़ोगी तभी होएगा फिर काम। अगर वो इस लायक ही नहीं है कि खुद बना खा सकें, बिल्कुल, मतलब आप देखो ये चीज़। वैसे तो जब कोई करने वाला मिलता है ना, तो करते करते के भी हाय हमारे तो यहाँ दर्द वहाँ दर्द, हमसे नहीं हो रहा। लेकिन वही जब अपने करने पे आते हैं सब कर लेते हैं। तो अगर कर सकते हैं तो निकलो, जिद पकड़ोगी तभी होएगा। नेक्स्ट, हेलो मैम, मेरी मदर इन लॉ दूसरे लोगों की बात पे ट्रस्ट करती है, घर वालों की बात पे नहीं, इससे काफ़ी बार इशू भी होते हैं, प्लीज़ हेल्प। मुझे ये नहीं समझ में आता, मुद्दे हैं क्या? मतलब क्या ऐसी बात है बाहर वालों की बात पे ट्रस्ट कर रही है? बाहर वाला ऐसा क्या कह देगा आके, तुम्हारी बहू ने क्या कर दिया? मतलब कोई कोर्ट कचहरी है जो, क्या है ये? तो अगर कोई हमारे ऊपर इतना विश्वास ही नहीं कर रहा, किसी ने कुछ भी आके कह दिया और वो मान गया, हमारे लिए फिर उसके विश्वास की वैल्यू है क्यों? तो कर मत कर, क्या ही फर्क पड़ रहा है फिर? मुझे तो लगता है ऐसा ही है। जिसका विश्वास इतना क्षणिक हो, यूं ही खत्म हो जाए, उसका विश्वास हो या ना हो, हमें क्या ही फर्क पड़ रहा है? सीधे कह दो भैया जो तुम्हें सोचना सोच लो, मैं तो दे ही ना रही सफाई, बात खत्म। हेलो मैम, मेरी शादी को 3 साल हुए। इन सालों में मेरी सास मेरी रखी चीज़ें इधर उधर कर देती है जो मैंने मेरे ससुराल में रखी हैं। मैं अलग रहती हूँ जॉब के कारण,
पर मैं जब भी ससुराल जाती हूँ मेरा सामान मुझे सही जगह पर नहीं मिलता। वो अपने अकॉर्डिंग मेरे सामान को कंट्रोल करते हैं। इवन मेरे कुछ बर्तन भी उन्होंने बिना पूछे निकाल लिए अपने यूज़ के लिए। मैं फिर भी कुछ नहीं बोला, पर अब उन्होंने अपने भतीजे की शादी की शेरवानी में उनके पैसे बचाने के लिए मेरे हस्बैंड की शादी की शेरवानी दे दी, जो मेरे बैग में रखी थी बिना पूछे। हमारे यहाँ शादी का जोड़ा सिर्फ अपने बच्चों को देते हैं, किसी और को नहीं। ये बात मुझे बुरी लगी, और जब मेरे हस्बैंड ने उनसे बात की तो वो मुझे ब्लेम कर रही है कि मैंने बोला होगा इस तरीके से बोलने के लिए। मैंने इन सब झमेले में नहीं पड़ना चाहती, पर आप बताइए क्या उन्होंने सही किया? नहीं, गलत ही किया। लेकिन जब वो बर्तन ये वो आप मतलब आप बोली नहीं, उनको लगा कि चल रहा है, तो इस बार उन्होंने बड़ा दांव मार दिया, है ना। तो आप ये बजाय अपने हस्बैंड से कहने के, आप भी उसी टाइम जब वो कहती है कि इसने कहा होगा, आप सीधे कह दो कि हाँ मैंने कहा था। ये हमारे यहाँ तो ऐसे होता है। हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम कह रहे हैं पति से देखो 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 इन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, पति जाके बात कर रहा है, सास कह रही उसने कहा होगा, हमें बुरी लग रही है। अरे कहा तो हमने ही है, जाके साथ खड़ी हो वहाँ पे, बोलो कि हाँ मैंने कहा था, उसमें क्या डरना। नेक्स्ट, मैं वर्किंग हूँ, घर का काम मैनेज हो जाता है, सब कुछ नॉर्मल है, बट ऐसा लगता है कि मुझे कुछ साइड हसल करना चाहिए, पर जब करने की बारी आती है तो लगता है क्या करूँ, सब कुछ तो ठीक चल रहा है। एक किड्स है, उसमें भी मैं खुद ही पढ़ाती हूँ, अभी भी हेल्पिंग है। गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, मैं कभी कभी बोर हो जाती हूँ, उलझी रह जाती हूँ, ओवर थिंकिंग करने लग जाती हूँ। मैं बेमतलब ही परेशान रहती हूँ, स्कूल की हेड टीचर भी हूँ। वही चीज़ है जो मुझे कहीं भी फील होता था। देखो जब आपकी जॉब भी बहुत ज़्यादा इंटरटेनिंग ना हो ना, जिम्मेदारियाँ जिम्मेदारियाँ, फिर घर भी ऐसा ही हो, जिम्मेदारियाँ जिम्मेदारियाँ, आपको अपने लिए जो खुशी देता है ऐसा कुछ करने का मन करता है ना। तो आपको एक लिस्ट होती है हर एक के दिमाग में, जैसे रॉकस्टार मूवी में थी ना कि लिस्ट बनाते हैं कि भाई क्या क्या करेंगे, या मेरी अभी नंद आई थी कि लिस्ट बनाते हैं क्या क्या करेंगे। तो हर एक के दिमाग में एक लिस्ट होती है कि अगर वो मूड ऑफ है तो ऐसी कितनी चीज़ें हैं जिन्हें करने से मूड ऑफ में भी मैं एकदम खुश हो जाती हूँ। तो उनमें से कोई एक चीज़ को पकड़ो और उससे रिलेटेड काम अपना करना, दिन के 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा 1 घंटा जो आपसे मैनेज हो जाए वो कर लिया करो। ये खुराक होती है। मैंने चैनल शुरू किया था इसीलिए किया था। घर जॉब जिम्मेदारी, यहाँ पे कोई बोलने को नहीं, बतलाने को नहीं, अकेले रह रहे हैं, तो वही लगता था कि क्या ही करें, कुछ तो हो ऐसा जो लगे कि हाँ हम अपने लिए कर रहे हैं, केवल जिम्मेदारी नहीं है। तो वो वैसे ही शुरू हुआ था। तो यही चीज़ आपको भी खा रही है, मैं समझ पा रही हूँ। तो कुछ ना कुछ करना शुरू कर दो, साइड हसल नहीं, फिलहाल अपनी हॉबीज़ जो आपको खुशी दे ऐसा कुछ करना शुरू करो। पैसे आने लगेंगे बाद की बात है, पैसे तो हर चीज़ से आ सकते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है। अगर आप में टैलेंट है, आप किसी भी चीज़ को इतना बढ़ा सकते हो कि वो कमा के दे जाएगा आपको। आजकल ज़माना ऐसा है। नेक्स्ट दी, मैंने आपको अपनी जेठानी का बताया था पहले भी, अब मेरे हस्बैंड भी उन्हीं के साइड हो गए हैं। सास नंदे भी उसी को अच्छा बताती रहती हैं, मुझे मीठी बातें करनी नहीं आती उसकी तरह। कल बहुत कलेश हुआ घर में, मैं कल पूरी रात रोती रही, पैनिक अटैक भी हुआ मुझे 2 बार। हस्बैंड और मेरा झगड़ा मुश्किल से सॉल्व हुआ मॉर्निंग में। सास ने सुबह फिर कह दिया कि जेठ जी ने अब भाभी को मना किया है हम दोनों से ज़्यादा बात करने को। मेरे हस्बैंड फिर मुझे ही ब्लेम कर रहे हैं कि घर तोड़ रही है। मैंने कल सीएल करके जेठ जेठानी को सॉरी भी बोल दिया, जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं थी। मैं सही करते करते खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म कर रही हूँ। 2.5 महीना हुआ है वेडिंग को, सुसाइडल थॉट आते हैं, यही गड़बड़ है बस। अभी आपकी शादी को ना बहुत कम टाइम हुआ है और इतने में इतना कुछ हो गया। पति को पूर्वाग्रह है मेरी पत्नी आके परिवार तोड़ेगी, आपको पूर्वाग्रह है कहीं कोई मुझे दबा ना दे। बहुत जल्दी हो रही है सब चीज़ों में। मैं तो आपको ये कहूँगी जस्ट पेशेंट रहो, धैर्य रखो, चीज़ों को पहले समझो, रिएक्ट मत करो, पहले एब्जॉर्ब कर लो कि ससुराल में हो क्या रहा है, समझ लो चीज़ों को। एकदम से ओवर प्रोटेक्टिव मत हो, कोई मेरा यूज ना कर ले, कोई मेरा ये, पहले एक बार खुले दिल से रह लो, देख लो चल क्या रहा है, कौन क्या है, कितना है, उसके बाद सोचना कि अब कुछ गलत लगे तो मुझे यहाँ स्टैंड लेना, नहीं लगे जहाँ चल रहा है, सही लग रहा है चलने दो। 2.5 महीना क्या होता है यार, बहुत जल्दी हो रही है चीज़ें। तो थोड़ा सा आपको बस शांत रहने की ज़रूरत है कि अभी बहुत अर्ली स्टेज है, शुरुआत है सफ़र की, तो इतना हपड़ दपड़ नहीं करो उसमें। नेक्स्ट दी, आज मेरा बाबू का एनुअल डे था।
अच्छा जी, तो मैं गई अपने पति के साथ और सोसाइटी के भी एक फैमिली गई, क्योंकि उसका बच्चा सेम स्कूल में पढ़ता है। बट मेरा बाबू का स्पीच 3 बॉयज़ के साथ था, इसमें मेरी सोसाइटी का जो बच्चा है वो भी स्पीच में शामिल था। क्वेश्चन ये है, मेरे बाबू की तबीयत ख़राब थी, घर से वहीं मैं मैम को बोलने गई कि मेरे बाबू को क्या क्या लिखते हो यार तुम, एक्स्ट्रा डैश लाई हूँ, बस दी मैं इतना ही बोली। उसके बाद मैं अपना सीट पर आकर बैठ गई और मेरे पीछे मेरी सोसाइटी के लोग बैठे थे। उसमें जो जेंट्स था वो बोला, पता नहीं है मैम को क्या आग लगा के आई है, और भी बहुत कुछ बोला बंगाली बिहारी पे। हस्बैंड वाइफ मिलकर बहुत दी, मैं बहुत बार उसकी वाइफ को हेल्प की हूँ, मैंने अपने टोटो से बार हल की है, फिर भी पता नहीं अपने पति को ऐसा क्यों बोलती है, जिससे कि उसके हस्बैंड को मेरे से नफरत हो गई बिना कुछ किए। जबकि दी मैं उसके हस्बैंड से कभी भी मिसबिहेव नहीं की हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों। मेरे ये नहीं समझ में आता, उसके हस्बैंड की नज़र में सही बनना आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। उसके मन में मान लो गलतफहमी उसकी बहू ने भर दी, उसकी बहू को आपसे किसी बात पे चिढ़ा है, ठीक है, कह दिया। अब वो कह रहा पता नहीं क्या करके आई होगी, आप तो कुछ करके आई नहीं ना, तो भौंकने दो उसे। हर चीज़ पे आप इतना ज़्यादा ले क्यों जाते हो कि ये मुझे यूं क्यों कह रहा है, ये मुझे यूं क्यों कह रहा है। अरे उसका दिमाग है, हो सकता है आपका बिहेवियर उसको लगता हो कि इरिटेटिंग है या कुछ भी है, नहीं लगती हो आप उसे अच्छी, और वो कुछ भी बोल रहा है, आपको फ़र्क क्यों पड़ रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा। या तो आप पेंच लगा के आई हो वहाँ पे, कुछ और बात है। अब आप हर एक को एक्सप्लेनेशन देती भी जाओगी, मैंने तो अपने बेटे के लिए ये बात करी थी, ये बात करी थी, ये बात करी थी, मैं गई, मुझे अपने बेटे के बारे में बात करनी थी, मैं करके आ गई। अब सामने वाला निगेटिव है, टॉक्सिक है, वो कुछ भी सोच रहा है, पता नहीं क्या करके आई है, जाके पूछ ले सीधे। आपको ये कह देना चाहिए था, जाके पूछिए क्या आग लगा के आई हूँ, बकवास कर रहा है, बस वहीं बात खत्म हो जाती है। अगर आपको झगड़ा ही लेना है या ये क्यों कह रहा है, तो कर दो उसका मुंह बंद, कर झगड़ा यहीं कर, तो स्कूल में बदतमीजियाँ निकाल। तो या तो इलाज वहीं बना दिया करो, नहीं तो ये फर्क पड़ क्यों रहा है। कह रहा कहने दो, जिसमें जितनी अकल उतनी बोलेगा वो। नेक्स्ट, दीदी मेरी शादी को 12 साल हो गए, हर कुछ महीनों में मेरी मेरी हस्बैंड से लड़ाई हो जाती है। किसी भी छोटी सी बात पे मैं सोचती हूँ वो मुझे कुछ भी करने के लिए फोर्स करते हैं और वो कहते हैं मैं चिल्लाती हूँ, जो कि उनके घर में झगड़ा नहीं देखा उन्होंने और उनको पसंद नहीं। फिर वो साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, हफ्तों बात नहीं करते, मामला सॉल्व हो जाए, मैं जाके सॉरी कहती हूँ, फिर धीरे धीरे चीज़ें ठीक होती हैं। फिर यही लोग, अकेले की वजह से सुसाइडल अटेम्प्ट भी कर चुकी हूँ, पर फिर भी वो ऐसा करते हैं। अब मैं भी अभी भी साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा है, क्या करूँ। देखो, वो लाउड झगड़ा नहीं करना चाहते और आपको अपने व्यवहार पे काम करना ही पड़ेगा, है ना। अब ये साइलेंट ट्रीटमेंट जो चल रहा है ये देना आप भी सीख लो। गुस्सा दिखाने के 2 तरीके होते हैं, एक भाएं भाएं करना, एक चुप रह के अपनी नाराज़गी दिखाना। तो मुझे लगता है अगर पति पत्नी में हो रहा है और बात बड़ी है और आपके सामने वाला पार्टनर आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है, आप चाहें लगे पड़े हो, कुछ नहीं होने का, आप भी चुप हो जाओ। अगर जो झगड़ा 10 दिन में सॉल्व होता होगा ना, वो 2 दिन में हो जाएगा, 3 दिन में हो जाएगा, क्योंकि आप दोनों शांत हो। अब आग में घी नहीं डल रहा, धीरे धीरे आग शांत हो जाएगी, फिर किसी दिन ज़रा सा बोल लो, हो गया ठीक। लेकिन ये चीज़ कहते हैं लोग, वो पति पत्नी क्या जिनका हर 10 दिन में झगड़ा ना हो, महीने में झगड़ा ना हो, बकवास। क्यों होगा झगड़ा भाई, अगर प्यार और सम्मान है, प्यार कम भी हो ना, सम्मान अगर है एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के ऊपर अगर ये विश्वास है कि ये कह रहा है तो सही कह रहा होगा या कुछ कारण होगा इसलिए कह रहा है, सही भी नहीं कह रहा, एक भरोसा ही होता है अगर ये आदमी बोल रहा है तो यार इसका कोई लॉजिक होगा, वो सुन तो लूँ। सेम उन्हें अगर हम पे हैं यार, मैं कहती हूँ पूरी ज़िंदगी में झगड़ा नहीं हो सकता, जिसे कहते हैं अंडरस्टैंडिंग। तो ये बकवास है, ये जोक में कह देते हैं कि वो पति पत्नी क्या जो लड़ते हैं, नहीं, असली पति पत्नी वही जो लड़ाए ना। एक बार ट्यूनिंग हो गई ना, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि सामने वाला की एक्सपेक्टेशन क्या है या सामने वाला किस स्थिति में गुस्सा होता है, आप उस चीज़ को अवॉइड करो तो क्यों होगा झगड़ा भाई। तो इस मामले में वही है, अगर सामने वाला साइलेंस ट्रीटमेंट दे रहा है, आपके चैंचे करने से बात नहीं बनेगी, आपको भी चुप रहना सीखना होगा फिर। और जिन बातों पे होता है ना कि आप भी दखते हो या वो भी दखते हैं, उन कारणों को अवॉइड करना शुरू करो, एक एक करके ख़त्म करो उन चीज़ों को, ये नॉर्मल नहीं होता। नेक्स्ट, नमस्ते मैम, जब काम को देख के डर लगे तो क्या करें। जिस चीज़ से भी डर लगता है ना और वो काम है ज़रूरी, उसको डरते डरते ही शुरू कर दिया करो।
फिर डर निकल जाएगा जब 2-4 बार कर लोगे। नेक्स्ट, हेलो सुनीता जी, मेरा क्वेश्चन बड़ा हो सकता है बट प्लीज़ आंसर देना। मैंने 2 दिन पहले क्वेश्चन किया था बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड। आज है कि जैसे अभी एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं तो कैसा टाइम टेबल कैसे बनाऊँ। ज़िद्दी हो रहे हैं, घर का एनवायरनमेंट ऐसा है, सब मोबाइल में रहते हैं, देवर भी सास भी। अभी घर में टीवी नहीं है, ख़राब हो गया काफ़ी टाइम पहले, तो बच्चे भी फ़ोन ही मांगते हैं और मैं औरों से मना करती हूँ कि बच्चों के सामने यूज़ मत करो, बट बच्चे को कैसे टाइम सेट करूँ जो प्रोडक्टिव हो उनके लिए, थोड़ा ही अच्छी आदतें सीखें, क्योंकि ना पढ़ाई का सुनते हैं ना नहाने का सुनते हैं। प्लीज़ हेल्प मी। बेटी 11 साल की, बेटा 7 साल का। बिल्कुल तो आप अवॉइड कर नहीं सकती फ़ोन को। देखो पहली चीज़, 1 घंटा चला लिया, 1.5 घंटा चला लिया, फिर उठा दो, अब नहा लो। फिर 1 घंटा चला लिया, कुछ कर लिया, घर साफ करवा लो, फिर उठा लिया, फिर अब खाना खा लो। बीच बीच में वो लेंगे फ़ोन, आपको बीच बीच में छुड़वा के उन्हें कुछ और दूसरा काम देते रहना। चलो अब ये कर लेते हैं, हाथ पकड़ के ले जाओ, सीधे जाओ, साइड से बटन, फ़ोन का बटन बंद कर दो, स्माइल के साथ करो, गुस्से के साथ मत करो। चलो बेटा काम करेंगे। बस बड़े नहीं सुनेंगे, मैं कह तो रही हूँ बच्चों के लिए अब ज़्यादा चैलेंज है। बड़ों के हाथ से फ़ोन नहीं छूट रहा, जिसके हाथ में आ गया आई गया, लगा पड़ा उंगली मारने में। नींद पूरी हो रही नहीं हो रही, सुबह उठा जा रहा नहीं जा रहा, उंगली हाथ चले जा रही चले जा रही चले जा रही। देख लो किसी को भी। अभी वहाँ 10 घंटे 11 घंटे की ड्यूटी दे के आई हूँ बिना फ़ोन के। शायद 6-8 महीने, मुझे ध्यान नहीं कब से ऐसा हुआ होगा कि मैं इतने घंटे बिना फ़ोन के रही। और अनगिनत बार फ़ोन में काम याद आ रहे हैं, ये काम करना था, फ़ोन, ये काम है, फ़ोन। मेरे को समझ में आया मतलब फ़ोन हम लोगों की लाइफ में कितना ज़्यादा, जबकि मैं तो काम करती हूँ तब भी मुझे वो था कि यार फ़ोन के बिना मतलब कितना टाइम मुश्किल हो रहा है, कि कितने सारे काम याद आ रहे हैं, जो सब कुछ काम ही सारा फ़ोन में हो गया। तब फिर मैंने 1.5-2 घंटे, उसके बाद भी ना फिर मैंने दिमाग में प्लानिंग शुरू की कि हाँ मुझे आगे करना क्या क्या है। जो मेरे सोचने का काम था वो निपटाना शुरू करा, है ना। एक चीज़ ये हो जाती है, तो बच्चों के लिए हाथ से आप सोचो तुरंत फ़ोन ख़त्म ही हो जाए जी, ले ही ना, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो ना वो बड़े बाकी के छोड़ेंगे। आपको यह है कि बच्चों के साथ जो जो काम लेने हैं आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, एक एक करके उनसे वो हाथ पकड़ के करवा लो कि चलो बेटा ये करेंगे। बस उनकी सुनो मत, फिर उसके बाद आराम से ले जाओ, वहीं हाथ पकड़ के चलो करेंगे, आ जाओ, चलो चलो चलो। नेक्स्ट, राधे राधे दी, आप शैम्पू कौन सा यूज़ करते हो? प्लीज़ कोई अच्छा शैम्पू ज़रूर बताना। मैं तो पैंटीन या डव करती हूँ, दोनों में से कोई भी। नेक्स्ट, मैम मेरी सास छोटी छोटी बात पर लड़ाई करती है। ज़्यादा थोड़ी सी सब्जी बच गई थी तो बोली कि तेरे यहाँ भी ऐसा ही करते हैं क्या, और हस्बैंड ने हाथ उठाया। मैं क्या, मैं कॉल कर दिया भाई को, तुम्हारी बहन ऐसा करती है, पूरा दिन काम करते हैं फिर भी थोड़ी सी इज्जत नहीं है, कहीं जाओ तो मुंह बनाती है, और ससुर कहते हैं घर में घुसने नहीं देंगे। ज़िंदगी मानो नरक बना दी है इन लोगों ने। हस्बैंड भी उनके ही साथ हैं। ससुर कहते हैं गू गोबर जैसा बना है खाना, सास कहती है मुंह मुंह लेती है ये, और ये भी बहुत कुछ। 5 साल हो गए शादी को, 2 बच्चे भी हैं। कहती है कि मेरी बेटी आई तो कुछ खिलाया नहीं, उनके वाले कहते हैं खिलाते हैं, उनको भी कुछ नहीं खिलाते, जो बनता है बस, और बेटी आती है तो बनाते हैं, फिर भी ऐसा कहती हैं। भाई कैसे झेल रही हो तुम, मतलब क्या है ये, क्यों है ये, ऐसा क्यों करते हैं और क्यों झेलते हो? क्यों नहीं कोई कुछ बोलता? मुझे बहुत इरिटेशन होती है। मतलब सब्जी बच गई, तुम्हारे घर भी ऐसा होता है, ये मेरा घर ही नहीं है तो मैं कर क्या रही हूँ? क्यों नहीं बोलते ये लोग? मतलब ये लोग, मतलब हम औरतें जो ये सब सुन रही हैं, एक इंस्टेंटली क्यों नहीं निकलता है जवाब कि मेरे यहाँ ये होता है तो मैं तो, मेरे यहाँ तो ये किसका यहाँ है और ये मेरा यहाँ नहीं है तो मैं क्यों कुत्तों की तरह काम कर रही हूँ सुबह से लेकर रात तक, और गू गोबर जैसा बन रहा है तो मैं तो अगली बार बनाऊँ ना, बिल्कुल ना बनाऊँ। भैया मेरे से तो गू गोबर बन रहा, मैं तो नहीं बना रही। चलो वहाँ खड़े होकर पसीने बहाओ, मेहनत करो, कमर तोड़ो पैर तोड़ो, माना नहीं बना तुम्हारी पत्नी जितना स्वाद, लेकिन अगर इतना जलील बन रहा है तो भाई बना लो खा लो। क्यों ले रहे हैं हम इतना, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। चाहे हम होम मेकर है या कुछ भी है, हम क्यों ले रहे हैं इतनी चीज़ें, इतना अपमान? कहाँ से आई है ये परंपरा कि एक लड़की को तुम गाजे बाजे से लेके आ गए, उसके बाद फिर वो तुम्हारे घर में नौकरों की तरह काम कर रही है, जिसकी कोई इज्जत भी नहीं है। नौकरों को भी आदमी तमीज़ से बोलता है कि हम छोड़ के ना भग जाए, यहाँ तो वो भी नहीं हो रहा। ससुर कह रहा है घर से निकाल देंगे, सास कह रही तेरे यहाँ ऐसा होता है, पति हाथ उठा रहा है। क्या ही है ये? क्यों नहीं बोलता कोई कुछ? आपके मैके वाले या आप खुद? इतनी 2 बच्चे भी,
मतलब भाई कैसे होएगा, ऐसे कैसे औरतें अपने लिए कुछ कर पाएंगी? कैसे तुम अपने, क्यों मैं हमेशा कहती हूँ अपनी पर्सनैलिटी ये है वो, उस पर काम करो, कहाँ से हो जाएगा फिर? गलत, इतना गलत क्यों झेलते हो? जब पहली बार ऐसा हुआ था क्यों नहीं पलट के तभी रिएक्शन दिया कि क्या है? भाई बर्दाश्त करने की एक सीमा होती है जी, मैं तो आपको यही कहूँगी। गलत चीज़ों को आप इतना बर्दाश्त कर रहे हो, गलती इसमें करने वाले से ज़्यादा बर्दाश्त करने वाले की लगती है मुझे तो। क्यों कर रहा वो? नेक्स्ट। हाय मैम, मेरी सास मुझे नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। मैं इस कारण उससे दूर दूसरे शहर में रहती हूँ, पर अब फैमिली जब भी मिलते हैं एज फैमिली, हम वही मेंटल और फिजिकल टॉर्चर। कितना इग्नोर करूँ, कैसे इग्नोर करूँ, क्या करूँ? नीचा दिखा रही है कोई, मुझे नीचा दिखाएगा कोई, मैं नीचा फील करने दी, कैसे दिखाएगा? मैंने 1000 का सूट पहना है, वो 5000 का पहन के खड़ी है ऐसे? या मैंने 2 काम करे हैं, वो 10 काम कर रही है ऐसे? कर ले। वो मुझे नीचा दिखाए इससे पहले मैं ही ना चिल्ला चिल्ला के उद्घोषणा कर दूं कि भैया आप तो महान हैं। बात खत्म। हम किसी को नीचा फील करा ही नहीं सकते जब तक वो खुद हीन भावना से ग्रस्त ना हो। तो सेम आप अपने ऊपर लो, जब तक आप अपने आप को नीचा नहीं मानती, आपको कोई नीचा फील करा ही नहीं सकता। अपने आप में कंटेंट रहोगे, भैया मैं तो बढ़िया है मेरा हिसाब, जो मैं कर सकती हूँ अपने लिए बेस्ट, अपने साथ बेस्ट, अपनी योग्यताओं के साथ बेस्ट, वो मैं कर रही हूँ। बस जिस दिन आप उस कंडीशन में पहुँच गई, उस दिन आपको कोई नीचा दिखाई नहीं सकता। नेक्स्ट। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं एक स्पेशल एजुकेटर हूँ, आपकी वजह से ही बन पाई हूँ, नहीं तो मैं घर पर रही थी, पति से मेरी बहुत लड़ाई होती थी। पहले 5 साल पहले नशे की लगती, इस वजह से काम भी नहीं करते थे। नशा तो उन्होंने छोड़ दिया था ना, काम करने की लड़ाई होती थी। अब वह कहीं और काम की वजह से शिफ्ट हो गए, 15 दिन में घर आते हैं। लड़कियां तो नहीं होती, लेकिन मुझे डर लगा रहता है कि वह कहीं कुछ नशा तो नहीं करते वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर मैं देखने वाली भी नहीं हूँ ना लड़ाई करने वाली। हम दोनों का रिश्ता मैं कैसे ठीक करूँ? मेरी सैलरी 25,000 है, एक बेटी है 5 साल की, कभी कभी रिश्ते में दम घुटता है, मैं क्या करूँ? कैसे ये रिश्ता सुधारूँ? देखो इतना कुछ हो के गया है ना, अभी थोड़ा स्लो चलो, अपनी नौकरी में जम जाओ, सामान्य रहने की कोशिश करो, एक विश्वास मन में रखो। कहते हैं ना वो, बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं कि ठीक है मेरा पति वहाँ पर कुछ नहीं कर रहा, आप ये मान के चलो। नॉर्मली बात करो, इन्वॉल्व होते रहो, फ़ोन पे डेली बात करो, दिन में 2 बार करो, कनेक्शन रहेगा। महीने में जब 2 बार आते हैं अच्छे से रहो, मान के चलो आपकी लाइफ बिल्कुल अच्छी हो गई है, हो जाएगी। इसे तो मैनिफेस्टेशन कहते हैं, फालतू नेगेटिव सोचो नहीं। नेक्स्ट। मैडम मेरे पास एक 2 साल का बच्चा है, मैं प्रेग्नेंट हुआ नहीं अगेन। मेरी जेठानी को 10 साल से बेबी नहीं हुए, 3 IVF फेल है, वो मुझसे बेबी की उम्मीद करती है। मैं फुल कंफ्यूज हूँ, क्या करूँ? 50-50 मन है, क्या करूँ? मुझे अपने लिए 2 बेबी चाहिए। तो पहले अपने लिए 2 बेबी कर लो, फिर हिम्मत पड़े तीसरे की तब दे देना। बोल दो एक बार सीधे कि नहीं भाई 2 बच्चे तो मैं ही रखूँगी, अगर इसके बाद भी आपकी किस्मत से तीसरा हुआ तो वो मैं आपको दे दूँगी, बस। नेक्स्ट। दीदी मेरी एक फ्रेंड है, सास ससुर 4-5 साल पहले झगड़ा करके अलग रहने चले गए। सारा गोल्ड सामान, यहाँ तक कि उसके 2-3 साल के बच्चे के कपड़े भी ले गए। बस एक घर छोड़ दिया जिसके इंस्टॉलमेंट उसके पति ने भरी। उन्होंने मेहनत से अब सब कुछ कर लिया, घर, गाड़ी, अच्छी लाइफस्टाइल, सेकंड बेबी हुआ, तब भी नहीं आए। अब वो कॉल करके उसके हस्बैंड को एक साथ रहने का प्रेशर डाल रहे हैं कि हम सब प्रॉपर्टी तेरे बच्चों को दे देंगे। लेकिन मेरी फ्रेंड और उसके हस्बैंड पहले काफ़ी मेंटली डिस्टर्ब रहे हैं, अब भी उन्हें यही डर है कि उन्हें क्या करना चाहिए। साथ रहने से वो बस अपनी हुकूमत चलाते हैं। बिल्कुल पूरे साथ रहने के बजाय आप 1 महीना, 1.5 महीना, 15 दिन ऐसे साथ रह के देख लो, है ना, कि ठीक है वो बातचीत ख़त्म हो गई थी, वो कर लेते हैं, लेकिन हमें चाहिए कुछ नहीं। इस तरीके से आप पहले रह के देख लो, क्या पता इतने साल अलग रह के बदल ही गए हों। नेक्स्ट। हेलो मैम, मेरी शादी को 1.5 साल हो गए हैं और हमारी लव मैरिज हुई थी। शादी है का इस बात करने का तरीका और हाव भाव बिल्कुल ही चेंज हो गया शादी के बाद। अब मैंने इसे किसी और लड़की से बात करते हुए पकड़ा है। इसे मेरे इन लॉज बेबी के लिए भी प्रेशर डाल रहे हैं।
बोलते हैं बेबी के आने से ही सुधर जाएगा और मैं अभी बेबी नहीं चाहती, मुझे गाइड करें प्लीज़। अगर आप बेबी नहीं चाहती तो बिल्कुल ना करें। अगर वो धोखा दे रहा है या कुछ भी कर रहा है, अकेले के लिए सोचना ज़्यादा आसान होता है, साथ में बच्चा होता है आदमी और प्रेशर में आता है। तो अभी होल्ड ही कर लो, कहने दो ससुराल वालों को कि बेबी आ जाने से सुधर जाएगा। सीधा जवाब दो कि भैया मैं आ गई तब ना काफ़ी है सुधरने के लिए हैं। अगर ना सुधरा तो अभी तो मेरा ही भविष्य दांव पे लग रहा, फिर बेबी का भी लगा दूँ कि ये कोई लॉजिक नहीं होता, बेबी आ जाएगा तो सुधर जाएगा। नेक्स्ट दीदी, मेरा एक क्वेश्चन है। मैंने प्राइवेट स्कूल में इंटरव्यू दिया है, अब मैं 10 साल से घर पे थी। जॉब जाने की खुशी हो रही है भाई, पर मेरा छोटा वाला बेटे का 1 घंटा वहाँ पे बिठा के रखना पड़ेगा क्योंकि वो सीनियर केजी में है और मैं 5th 5:20 को फ्री होंगी। तो मैं इस जॉब पर जाना है, पर बुरा भी लग रहा है कि उसे 1 घंटा नीचे क्लास में बिठा के रखना पड़ेगा। मुझे जॉब करनी भी है पर बुरा लग रहा है। अरे भाई 1 घंटे की बात है, उसका होमवर्क वगैरह है या फिर वहाँ पे टॉय सेक्शन होता है, कुछ है। बच्चों को ना हम ज़्यादा सोचते हैं कि वो बहुत, अरे वो कैसे करेंगे। जैसा अभी आया था ना कि 1 घंटा एक्स्ट्रा बैठना पड़ रहा है उसे बस में। बच्चे कर जाते हैं, उनको बस एक वो चाहिए कुछ एंटरटेनमेंट के लिए। तो खाली थोड़ी बैठेगा क्लास में, कुछ और दे दो, नहीं तो जो उसका होमवर्क वगैरह है वो कंप्लीट कर ले। इस तरीके से मतलब कुछ उसको एक्टिविटी मिल जाए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो 1 घंटा आराम से निकाल लेगा, इतना स्ट्रेस ना लो। नेक्स्ट मैम, 5 साल शादी के हो गए हैं, बच्चे नहीं हैं, कोई ट्रीटमेंट के बारे में बताएं। सब कुछ नॉर्मल है। अगर सारे टेस्ट ऑलरेडी कर चुके हो और सब कुछ नॉर्मल है तो बस चिल मारो, उधर से ध्यान हटा लो, अपनी लाइफ में बिजी रहो। जब भगवान को सुननी होगी अपने आप सुन लेंगे। नेक्स्ट, हेलो दीदी, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, एक वीडियो घर को डीक्लटर कैसे करें इसके ऊपर भी बनाएं लिव लाइफ इजी चैनल पर, क्योंकि मुझे और मेरी बेटी को DIY का शौक है, लेकिन हमने घर में बहुत सारा कबाड़ जमा कर रखा है। ना तो उसे फेंका जा रहा है, ना ही कुछ बना पा रही हूँ, बस उसको देख देख कर स्ट्रेस होता है। भैया उन पर टाइम स्टैम्प लिखना शुरू कर दो कि ये आपने काई के लिए रखा था, कब रखा था। और अगर वो ओकेजन भी निकल गया, मान लो दिवाली का कोई DIY है या कुछ भी है, और आप 6 महीने से ऊपर हो गए आप नहीं बना पाए, या मैं कह रही हूँ मार्जिन दे लो साल का, अगर 1 साल हो गया रखे रखे और आप नहीं बना पाए, बस तो फिर नहीं बना पाओगे। फिर जिसकी डेट निकल जाए उसको निकाल के बाहर बेच दो कबाड़ी को। ऐसे करो, सामान है आता रहता है DIY के लिए, तो जब तुम्हें लगे कि हाँ मुझे बनाना है, वो आता रहता है सामानों के साथ। कबाड़ का जुगाड़ बनाने में कभी ये नहीं है कि हमारे पास पुराना ही सामान होगा। जब हम बनाने बैठेंगे ना, 1 महीना नहीं लगता फिर ढेर लग जाएगा। तो इतना लालच मत करो उसका। नेक्स्ट, मैं जब रोटी बनाती हूँ तो पूरा स्लैब आटा आटा हो जाता है, हाथ से थोड़ा थोड़ा गिर के, इसका सोल्यूशन बताइएगा। भैया थोड़ा सा परात में झाड़ लो, जैसे ऐसे ऐसे करते हैं तो परात में झाड़ दो और बाकी चौकी के नीचे कपड़ा बिछाओ, तो आटा जो गिरता भी है वो कपड़े पे गिरता है, फिर उसी कपड़े को आपने उठाया और झाड़ दिया, सिंपल। नेक्स्ट दी, मैंने अपने मेंटल पीस के लिए एक फ़नी सा तरीका ढूंढा है। एक दिन मैंने मस्त वाली कटहल की सब्ज़ी बनाई, सबको पसंद आई, बट MIL बुराई करने लगी। तो मैंने अपने मन में दिमाग में बोला, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, और मेरे फेस पे हंसी आ गई। ऐसे ही एक दिन और कुछ बात पर बहस हो रही थी, मैंने मन में बोला भैंस के आगे बीन बजाने वाली कहावत, फिर मुझे हंसी आ गई और मैं वहाँ से चली गई। ऐसा फील हुआ कि मैंने उनकी मोह मोह कर दी। जी, बढ़िया तरीका ढूंढा है आपने, और भी किसी को लगे काम का तो अप्लाई कर लेना। नेक्स्ट, सुनीता जी, एक पूछना था कि हम अपने लोगों को दिल की कुछ बात बताओ और वो इंसान हमारी कही बातें दूसरों को बता दे, तो क्या करें? क्योंकि हम अपने को ही बताते हैं ये बात, और मैं साइड बात करने की आदत रखती हूँ, तो मैं अकेली सी पड़ गई हूँ, क्या करें प्लीज़ बताना। किसी को भी जब आप कोई बात बताते हो ना, अपना हो पराया हो, थोड़ा जानने वाला हो ज़्यादा, एक रिस्क उसके साथ हमेशा के लिए जुड़ जाता है उस बात के कि वो किसी को कह देगा। ये सामान्य सी बात है, ठीक है। तो उसमें आपको सिंपल है, अगर आपको बातें शेयर करना इतना अच्छा लगता है, इंसानों को भरोसा नहीं है, आप एक डायरी लिखना शुरू कर दो। उसको भी और कॉन्फिडेंशियल रखना है। लिखने के बाद आपको हल्का फील हो जाएगा, उसको संगवा के रखो मत, पन्ने लो, फाड़ दो, फेंक दो, निकल गई मेमोरी आपके मन से। जब तक आप उस समस्या के, अगर कोई प्रॉब्लम है उसके हल पे ना पहुंच जाए, तब तक उसको लिखती रहें जब तक उसके हल पे ना पहुंच जाए। 2 दिन में हो रहा 2 दिन रखो, जिस दिन आप उसके सोल्यूशन पे पहुंच जाए उन पन्नों को निकालो, फाड़ो और फेंक दो। आपको लिटरली ऐसा फील होएगा जैसे आपने किसी के साथ शेयर करी, और खुशी इसलिए होएगी क्योंकि अपनी समस्या का हल आपने खुद ढूंढ लिया। करके देखो, ट्राइड एंड टेस्टेड है मेरा।
नेक्स्ट, सुनीता जी आप सच में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। महिलाओं की समस्याओं को जिस तरीके से आप समझाती हैं उससे बहुत हिम्मत मिलती है। आपकी बातों से प्रेरित होकर मैंने भी घर बैठे एक छोटा सा ऑनलाइन काम शुरू किया है, जिससे थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम हो रहा है। सच में बहुत मोटिवेशन मिलता है आपकी वीडियो से। बहुत खुशी हुई मुझे आपकी सफलता सुन के। नेक्स्ट, हेलो मैम, मैं कई साल से आपका वीडियो देख रही हूँ, किसी भी दिन मिस नहीं करती। लव यू लॉट। थैंक यू जी आपके प्यार के लिए। नेक्स्ट, अब यही है, सब तारीफ़ें आ रही हैं। अब क्वेश्चन आ गया, मुझे कामयाब होना इतना कि खुद के घर ले सकूं और घर खर्च चला सकूं। मैं तंग आ गई हूं घर के झगड़ों से। ये लोग इस हद तक तंग करते हैं कि मुझे मरने का दिल करता है। मैं फंस गई हूं। मायका भी ऐसा नहीं है कि चली जाऊं और हस्बैंड भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते। मेरी ज़िंदगी खरीदे हुए गुलाम की तरह है जिसे सिर्फ जी हजूरी करनी है, पर मेरा मन नहीं है। 9 साल मैंने जी हजूरी के मिला किया। तू बेकार और फालतू है। आप ही हो जिससे मैं अपने मन की बात बोल के दिल हल्का करने की कोशिश करती हूँ, पर अब वो भी नहीं हो रहा। मैं अपनी मेहनत से और हस्बैंड पैसे से पूरी जिम्मेदारी निभाते हैं, और अच्छे वो लोग हैं जिनका हो रहा है। और छोड़ दे गली मार ताने जिल्लत, ये सब क्या करूँ। छोड़ दे गाली मार। तो मतलब आपका यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन सिर्फ आपकी एक इच्छा है कि आप इतना कमाना चाहती हैं कि अपना घर ले सकें सब कुछ। तो मैं यही कहूँगी, अगर आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग विल है और आप उसके अकॉर्डिंग मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो वो पूरा भी हो जाएगा जो आपने सोचा। मैं नहीं कह सकती 1 महीने में, 2 महीने में, लेकिन जब आप अपना कोई ड्रीम सोच के फिर उसकी तरफ आप एक्शन भी लेते हो, करते रहते हो, और बहुत स्ट्रॉन्ग आपकी इच्छा होती है कि मुझे करना ही है, वो हो जाता है। इसे ही मैनिफेस्टेशन कहते हैं। तो आप भी कर लोगे। नेक्स्ट, हेलो दी, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। ये जॉब मेरी शादी के 3 साल बाद हुई है। इस साल मेरे हस्बैंड ने बीएड पास किया है और सीटेट 4 नंबर से रह गया। ये दूसरा अटैम्प्ट था उनका। वह बहुत डिस्टर्ब है। उनको गवर्नमेंट जॉब के लिए कोशिश करना चाहिए या फिर अपनी प्राइवेट जॉब दोबारा स्टार्ट कर देनी चाहिए। प्लीज़ गिव सजेशंस। एक बार और कोशिश कर लें। 3-4 नंबरों से अगर सीटेट रह रहा है या कुछ भी है, एक बार और ट्राई कर लें। क्योंकि देखो, कोई भी अपना ड्रीम छोड़ने से पहले, हो सकता है ना हम गलत दीवार में ही कील ठोक रहे हैं या उल्टी कील ठोक रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमारे सारे सपने हम पूरे कर ही लेंगे। अगर वो सपने हमारे लिए हैं ही नहीं तो वो हम नहीं पूरे करेंगे, है ना। हर एक के कहते हैं ना, दाना पानी कहीं का लिखा होता है। तो एक बार अगर अपने सपनों को छोड़ने से पहले एक बार पूरी कोशिश अपनी कर लो, और फिर आपको तसल्ली हो जाए कि नहीं यार, ये मेरे से होएगा ही नहीं, या ये मेरी गुंजाइश से बाहर है, तो आपको ना बाद में फ्रस्ट्रेशन नहीं होती कि हाँ यार, वो मैं करके देखती या देखता तो शायद हो जाता, मेरी ज़िंदगी कुछ और होती, मैंने ट्राई नहीं किया। आपने ट्राई किया, नहीं हुआ, आपको एक आगे के लिए सुकून हो गया कि भैया वो चीज़ मेरी गुंजाइश से बाहर है, यहाँ तक मैं कर सकता हूँ। तो अगर उनको लग रहा है कि वो इससे अच्छा कर सकते थे, वो उनको पता होगा, तो एक बार और करें ट्राई। क्या पता इस बार हो जाए अच्छे से। उसके बाद फिर छोड़ दें, फिर अपना प्राइवेट में जो आ रहे थे वो करें। नेक्स्ट, थैंक यू दी, आपने रिप्लाई किया। मुझे लगा था कि आप कहीं मेरा सवाल लीव ना कर दें, क्योंकि मैंने रोते हुए लिखा था और कमेंट बड़ा हो गया था। आपने कहा था कि देवरानी से बोलो काम करवाए, लेकिन वो पूरा टाइम अपने कपड़े धोने में, अपने रूम की सफाई में बिजी होने का नाटक करती है। तो ऐसे में मैं क्या कर सकती हूँ? क्या डायलॉग बोल के वो काम करें? और मम्मी जी जो कहती हैं कि तुम जिम्मेदारी नहीं लेती हो, उनको क्या बोलें? और मेरी दादी सास जो हर 10-20 मिनट में मुझे आवाज़ देती रहती है, जिसकी वजह से काम लेट हो जाता है, उसका कोई सोल्यूशन भी देना। मेरी एज 31 ईयर है, फार्मासिस्ट हूँ, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से जॉब नहीं कर रही। मेरी माँ नहीं है, उनको बहुत याद करती हूँ। जब भी उदास होती हूँ तो आंसू बहने लगते हैं, जिसकी वजह से हस्बैंड ने भी पहली बार बोला कि ये तो ऐसी ही है। मुझे डायलॉग बताना दीदी, सबको क्या क्या डायलॉग बोलें? सबसे पहले तो अपने घर में काम का टाइम डिसाइड करो कि सुबह का खाना ये बनाएगी, दोपहर का खाना ये बनाएगी, रात का खाना ये बनाएगी। उसमें यह है कि अगर लगता है मैं ही क्यों दोपहर का बनाऊं, तो आप शफल कर सकते हो कि 3 दिन दोपहर का ये बनाएगी, शाम का अगला पार्टी बनाएगी, फिर ड्यूटी स्विच कर दो। उससे क्या होगा, तू अपना कमरा साफ कर, तू कुछ भी कर, है ना। ये और दूसरा काम क्या था, कपड़े धोने में, तू कपड़े धो, अपना कमरा साफ कर, जो भी कर। जब तेरा टाइम किचन का है तो वहाँ आएगी। उसके बाद का जो टाइम है वो तेरा अपना, उसमें तू वो कर। सेम आपका जो आपका टाइम किचन का है, आपने वो कर दिया, उसके बाद जो टाइम है वो आपका है। रही बात दादी सास की जो बार बार बुला रही है,
अगर मेरा किचन का काम एक टाइम का सेट है, मैं उस टाइम पे उन्हें मना भी कर दूंगी या नहीं जाऊंगी। मैं अपनी सब्जी काट रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, मैं करूँगी। बाकी लोग मर थोड़ी गए हैं यार, जाओ सुनो क्या कह रही है दादी। ये थोड़ी होता है कि एक ही आदमी को आवाज़ लगा रहे हैं तो वो ही जाएगा। कह दो मैं किचन में हूँ, उन्हें बुला लो, या कह दो भैया दादी बुला रही है देख लो। नहीं निकलो किचन से, 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा लगा के अपना टाइम का खाना बनाओ, उसमें सबका काम भी बढ़ जाता है। यही करो भैया, वो चलता ही नहीं घर ऐसे। टाइम बांटो, बिल्कुल सही रहता है, ना किसी की चैं चैं ना पैं पैं। तुम्हारी बॉन्डिंग बन रही नहीं बन रही, काम हो जाता है फिर आधा आधा बिल्कुल क्लियर। तो यही करो। और जिम्मेदारी नहीं लेती कि वही बात है, जिम्मेदारी दो मुझे, सुबह का दे दो, दोपहर का दे दो, एक रात का दे दो, कोई सा भी दे दो, एक टाइम दे दो। 3 जन 3 टाइम का खाना। और सास नहीं भी बना रही तो भी है, चलो जी 2 टाइम का मैं बना लूँगी, नहीं तो मुझसे काम कराना, तब भी एक टाइम तो फ्री होगी। नेक्स्ट, हाउ टू मैनेज स्टडी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम विथ 2.5 महीने का बच्चा। थकावट हो जाती है, सिर्फ मुझे ही संभालना होता है, नहाना रोटी खाना भी कई बार रह जाता है, सोता है तो होता है, आराम भी ज़रूरी है बॉडी के लिए। अभी तो बहुत छोटा है यार, वो 2.5 महीने का है, अभी कहाँ टाइम मैनेज हो जाएगा आपका, अभी तो बच्चे को ही पालोगी, उसी में ही होएगा। शरीर, वही वाली बात है कि शरीर है, ढलते ढलते डलेगा, लेकिन इतने वो थोड़ा सा बड़ा होएगा, टोडलर एज में जाएगा, फिर चलना सीखेगा, तब तक वो बना देगा मशीन आपके शरीर को। क्योंकि जो मेरा स्टेमिना आप देखते हो ना, ये कम नींद ये वो, 90% उसका रोल मेरे बच्चों का ही है। ट्विंस थी, ऐसी रेल बनी है कि आराम क्या होता है भूल ही गए, तो आदत ही हो गई उतना ही काम हमेशा करते रहने की। नेक्स्ट, मैम मेरी बेटी 5th क्लास में है, स्टार्टिंग से ही मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, बाकी सब्जेक्ट अच्छे हैं, बस मैथ उसके समझ नहीं आता, क्या करूं उसको मैथ समझ आने लगे। स्टार्टिंग से ही उसके मैथ में स्ट्रगल कर रही हूँ, प्लीज़ कोई सजेशन हो तो बताना ज़रूर। टीचर चेंज करके देखो, मैथ सब्जेक्ट बुरा नहीं होता। अब आपको लगेगा कि ऐसे मैं कह रही हूँ, मुझे 5th तक मैथ बहुत अच्छा लगता था, इंग्लिश मीडियम था, सब कुछ है, सब पढ़ लेती थी, कर लेती थी, बढ़िया नंबर आते थे, कभी लगा ही नहीं कि मैथ में कुछ डरने की बात है। 6 में हिंदी मीडियम आया, टीचर बदले, वो हिंदी में गणित पढ़ाने लगे, टर्म्स क्लियर नहीं थी, समझाने में उनका कोई ख़ास वो था नहीं कि हर एक बच्चे पे मेक श्योर करें कि उसको आया नहीं आया समझ में, या एक भरोसा कि सुनीता होशियार है, इसे क्यों नहीं आया। एक आता ना टीचर को खटका होता है कि यार बाकी को नहीं आया, इसे भी नहीं आया, यानी कि मैं ही गड़बड़ कर रहा हूँ, वो चीज़ भी नहीं थी। उनकी इस गलती से, मैं आज भी कहती हूँ अगर वो मेरा वीडियो देख भी रहे हो, उनकी एक इस गलती से मेरे 6th 7th 8th 3 साल मैं मैथ से इतना डरी हूँ, इतना मेरा नुकसान हुआ है मैथ का कि पूछो ना, है ना। मैथ के नाम से मेरा हाथ पैर कांपने लगे थे कि भैया मैथ मुझसे हो नहीं रहा, ठीक है। और उसकी वजह से फिजिक्स में न्यूमेरिकल आ रहे हैं, वो भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, हर जगह मैं परेशान हो रही हूँ, सवालों को रटने की कोशिश कर रही हूँ, नहीं समझ में आ रहे, है ना। और उन्हें वो चीज़ समझ में ही नहीं आई कि इस लड़की का दिमाग, अगर 6 सब्जेक्ट हैं, 6 में से 5 में इतना अच्छे नंबर ला रही है, सब याद कर रही है, सुना रही है, तो उसको मैथ क्यों नहीं आ रहा, है ना। तो कई बार टीचर की कमी होती है, तो आप टीचर बदल के देखो, मैथ जिस दिन समझ में आने लगेगा उस दिन मज़ा आ जाएगा उसे करने में। तो मैथ मुश्किल नहीं है, उसको यही समझाओ, एज इट इज़ मेरी क्लिप सुना देना उसको ऐसी की ऐसी। तो मैथ मुश्किल नहीं है, आप टीचर बदल के देख लो, ट्यूशन का पढ़ाने का अपना तरीका, या जो भी, जब कोई ढंग का टीचर मिलेगा ना, उसको वही मैथ बढ़िया समझ में आने लगेगा। नेक्स्ट, दी मेरे से सामान बहुत गुम हो जाता है, जैसे ट्रैवलिंग में कल वॉलेट गुम हो गया, इस बार आईपॉड्स गुम हो गए, मैं क्या करूं। आप लिस्ट बना के रख सकती हो, और जब भी अपना सामान पैक करो वापस, कहीं भी किसी जगह से निकलो उतरो, है ना, तो उससे एक मैचिंग कर लो। या फिर आप ये भी कर सकती हो, पॉकेट्स में हिसाब रख सकती हो कि आईपॉड ईयरपॉड जो हैं वो इधर रखे हुए हैं, एक छोटी पॉकेट्स होती हैं अक्सर कि हाँ ये इस तरफ है, ये इस तरफ है। वरना बेस्ट है कि लिस्ट बना के रखो, जब भी निकलो उस जगह को छोड़ो, 5 मिनट लगेंगे, फ़ोन में वो लिस्ट खोलो, देख लो, तब चलो। वो 5 मिनट देने वर्थ होते हैं, बजाय बाद में ये, उससे केवल चीज़ का नुकसान नहीं होता है, आपकी इमेज का नुकसान होता है कि यार ये तो लापरवाह, आपका मिसमैनेजमेंट दिखता है, उससे आपका कॉन्फिडेंस भी हिलेगा, सामने वाला भी आप पे नहीं कर रखेगा कॉन्फिडेंस कि भाई इनने खो दिया, ये तो खोती रहती है। तो बहुत ज़रूरी है इस चीज़ का ध्यान रखना। तो मान के चलो सब लोग निकल रहे, ठीक है, आप 10 मिनट पहले तैयार हो जाओ,
10 मिनट आप बैठो आराम से, सामान जोड़ो। मैं एग्जैक्टली ऐसे ही करती हूँ, बिल्कुल कामली रहूँगी। चाहे मैं पहले तैयार हुई हूँ या बाद में, कोशिश करती हूँ पहले बच्चों को तैयार करूँ, इनके कपड़े निकालूँ, अपने कर लिए, उसके बाद मैं रखती चली जाती हूँ। फिर एंड के 10 मिनट मैं केवल पैकिंग करती हूँ दोबारा, कि सब सामान आ गया नहीं आ गया। फिर भी हम लोग निकलने से पहले उस जगह से, मैं भी मेरे हस्बैंड भी, एक बार फिर देख लेते हैं छोटी छोटी चीज़ें, तकिए वकिए के नीचे ये वो रह तो नहीं गए। कभी भी कुछ नहीं छूटता, इतनी ट्रिप में हम लोग जाते हैं। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान दोगे हो जाएगा। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि बहुत बड़ी चीज़ है, इलाज ही नहीं है इसका, हो जाएगा। बट इसे छोड़ो, है नुकसानदायक। ठीक, तो यहाँ पर एपिसोड 181 के अब मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है, सबके जवाब दिए हैं। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को हाइप कर देना, किसी के काम की लगे तो शेयर करने में 1 मिनट भी मत सोचना। वीडियो का कोई हिस्सा पर्टिकुलर अच्छा लगा उसको आप क्लिप भी कर सकते हो, उसको आप एज इट इज़ अगर किसी स्टेटस पर लगाना है या किसी को उतना हिस्सा भेजना है, आप उसको भेज भी सकते हो, वो लिंक क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल एंड सॉर्टेड ऑलवेज।